क्रिप्टो में पता नहीं लोग बुल रैली टू बुल रैली चेस करते हैं कि भाई इसमें जनरेशनल वेल्थ बना लेनी है, ये बना लेनी है। तो इस बार की बुल रैली आ गई है, आने वाली है, क्या आपको क्या लगता है कि चली गई? ईमानदारी से बोलूं, मुझे तो पता भी नहीं था Web3 होती है। मैं तो भाई अपने 10,000 को 50,000 रुपए करने आया था। ठीक है। और रियलिटी बोलूं यार, 95% लोग मेरे जैसे होते हैं। मेरे एक दोस्त के थ्रू, क्योंकि उनको रेगुलरली सुनता था बिटकॉइन तो वो फोमो जगह। तो जैसे आपने एग्जांपल बताया कि 200 का रिस्क और 200 का रिवॉर्ड, तो उसको बोलते हैं 1:1 रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो कितना रिवॉर्ड लेना है और कितना रिस्क में रखना है वो रेशियो। तो क्या आपके हिसाब से आइडियल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? बिटकॉइन रिग्रेट फील कराता है हम सबको, इसलिए हम बिलीवर हैं। बहुत तगड़ा सेंटेंस है, कोट करने जैसा। क्योंकि ये सच है, ये मैंने फील करा भाई। हर एक आदमी इस इंडस्ट्री में एक ना एक बार रिग्रेट फील कर चुका है, 110%। और इसीलिए वो बाद में बिलीवर बना। और मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो वो 1 रुपए का भी महंगा है। हाँ। और अगर आपको पता लग गया है तो फिर वो 1 करोड़ का भी सस्ता है, क्योंकि अब तो पता लग ही गया है ना। बहुत से लोग बहुत बड़े इसलिए बने हैं क्योंकि उनमें जल्दबाजी नहीं थी। वो धीरे धीरे रोटेशन में रखा उन्होंने अपने पैसे और ग्रो होते चले गए। तो हमें भी करना चाहिए। आपके नॉलेज सोर्स क्या है क्रिप्टो में? आप कैसे नॉलेज गेदर करते हो, कैसे R&D पे टाइम इन्वेस्ट करते हो? 2017 की बुल रन में ना छोटा पैसा बड़ा हो गया, क्योंकि एक्चुअली वो बुल रन मजेदार थी बहुत। उससे पहले तो बिटकॉइन में बुल रन रही है, आल्ट कॉइन्स में तो कोई अल्ट सीजन आया नहीं। जो आपने बताया 34 और MSD, वो क्या होता है? नरेटिव यार, ये फैशन है। कभी बेल बॉटम पैंट का आया, कभी स्वेटशर्ट्स का आया, तो ये फैशन है। एट द एंड आपको समझना होगा कि कौन सा फैशन है जो जबरदस्त है, ये टिकेगा, और कौन सा फैशन है ये महीने 2 महीने का खेल है, ये खत्म हो जाएगा। तो वो बस आपको समझना है। नरेटिव है, पैसा बनाओ, और उसके साथ इतना प्यार मत करो। स्पायन जेम्स नाम कैसे आया? ये बड़ी मजेदार स्टोरी है भाई। हेलो मयंक भाई, वेलकम टू यक्षवाणी। थैंक्स यश मेरे भाई। और ये यक्षवाणी सच में यार, ये आकाशवाणी से ज्यादा बढ़िया जा रही है। मजा आ रहा है सुनकर, सीरियसली यार, कांग्रेचुलेशंस यार, बहुत जबरदस्त। कई बार एक दो को नाम बोला तो पूछ रहे वाणी किसी का नाम है क्या? नहीं, ये मेरी ही वाणी है। मैंने जब पहली बार सुना था ना आपका नाम, मेरे को इतना अच्छा लगा था कि यार आकाशवाणी यक्षवाणी, क्या बात है। मेरे को ये डाउट भी नहीं हुआ है किसी का नाम है। ये क्रिएटिव आदमी है, इसने क्रिएटिविटी पकड़ ली है। सही है। तो मयंक भाई, आप क्रिप्टो कम्युनिटी को बहुत सारी अपडेट्स देते हो, खुद ट्रेड करते हो। आपकी वजह से कई लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। तो पीपल वांट्स टू नो कि आप क्रिप्टो या Web3 में कैसे आए, लाइक आपकी क्या स्टोरी है, कैसे आप क्रिप्टो से एक्सपोजर मिला आपको? देखिए यार, ईमानदारी से बोलूं, मुझे तो पता भी नहीं था Web3 होती है। मैं तो भाई अपने 10,000 को 50,000 रुपए करने आया था। ठीक है। और रियलिटी बोलूं यार, 95% लोग मेरे जैसे होते हैं। वो उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी वास्ट फील्ड है, आगे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है। सिंपल गैम्बल खेलने आते हैं। ठीक है। और मेरी भी शुरुआत वैसे हुई। 10,000 डाले थे उस दौर में, और यही सोचते कि 6 महीने 50,000 हो जाए, मजा आ जाएगा। फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी भाई। ब्लॉकचेन समझ में आई शुरुआती दौर में, बिटकॉइन माइनिंग थोड़ी थोड़ी समझ में आई, हैश रेट समझ में आया, हाल्विंग समझ में आई। फिर इंटरेस्ट जागने लगा, क्यूरियोसिटी हुई, और जानते हैं। धीरे धीरे और एंटर हो गए, डीप गए। लेकिन वो दौर ना बड़ा थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप जैसे इतने अच्छे एजुकेटर्स नहीं थे, अच्छे यूट्यूब चैनल्स नहीं थे। तो जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे, थोड़ा सीखा, थोड़ा समझा। और फिर धीरे धीरे वो 10,000 50,000 वाला आया हुआ आदमी कब Web3 में इंटरेस्ट लेने लगा, पता ही नहीं लगा। और फिर एक दिन लगा कि यार अपने को दिक्कत हुई थी सीखने में, समझने में। तो यार जितना अपने को थोड़ी बहुत समझ में आया है, जो भी थोड़ा बहुत आया, तो कोशिश करते हैं अपने लोगों को बताएं। क्योंकि वह बात तो क्या है ना यार, साथ ही हाथ बटाने वाला खेल है। मास अडॉप्शन में कोई एक आदमी थोड़ा ना, हम सब इन्वॉल्व होंगे तभी तो होगी। तो जो थोड़ा बहुत पता है वो बताते हैं। तो बस फिर शुरू कर दी Web3 जर्नी वहीं से। तो ये 10,000 का 50,000 करने का कब हुआ? 2020 या नहीं यार, मेरी शुरुआत, मेरे पहली बाइंग 2015 की है। 2015? मैं जेन्युइनली बोलूं, मेरी पहली बाइंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं। यार बड़ा रिस्क लिया यार, बड़ा भारी रिस्क लिया, बड़ा डर के। उस दिन मुझे थोड़ा बहुत जो रिमाइंड है, मैं शायद 1 दिसंबर 2014 की मेरी एंट्री है, और मेरे ख्याल से 22,000-23 हज़ार के लगभग कुछ बिटकॉइन था। और मैंने नेट 10,000 रुपए का P2P बाइंग करे थे दिल्ली में। एक दोस्त, वो बहुत मुश्किल था उस दौर में, मतलब हाँ, उस दौर में सच में बहुत मुश्किल था। मेरे एक दोस्त के थ्रू, क्योंकि उनको रेगुलरली सुनता था बिटकॉइन तो वो फोमो जगह।
तो 10,000 में शायद मैंने 0.42 या 43 कुछ ऐसी बाइंग हुई होगी मेरी। ओके। और मैं जेन्युइनली बोलूँ, मैंने क्लियरली बोलूँगा, मैंने वो रिस्क लिया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी पहली बाइंग एक रिस्क बाइंग थी। अब कई लोग सोचेंगे कि 25,000 रुपए के बिटकॉइन को रिस्क बाइंग, हाँ बिल्कुल रिस्क बाइंग थी, क्योंकि उस दिन मुझे बिटकॉइन एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता था। और मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो वो 1 रुपए का भी महंगा है। हाँ। और अगर आपको पता लग गया है तो फिर वो 1 करोड़ का भी सस्ता है, क्योंकि अब तो पता लग ही गया है ना। Yes. तो उस दिन बड़ा भारी मन से रिस्क लिया था और कुछ ही दिनों में वो रिस्क फ्लॉप हो गया। अच्छा। क्योंकि 23,000 वाला बिटकॉइन करीब करीब 16-17 दिन बाद अराउंड 17-18 हजार का एक डिप करके आया। और अपन हो गए डर कि भाई ये अपना हाथ खेल जोड़े, नहीं है, हाथ जोड़ो भाई, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी यार। 2014-15 क्या ही थे हम। तो कुछ करीब करीब शायद 800-900 या पता नहीं 1,000 रुपए कुछ ऐसा लॉस हुआ, निकल गए, नमस्ते कर दी। ओके। और फिर वो 1 जनवरी आते आते करीबन 40,000 मतलब 32-33,000 हो चुका था बिटकॉइन। फिर फील हुआ यार थोड़ा खड़े रहने जैसा। थोड़ा खड़े रहने जैसा। पर बिटकॉइन रिग्रेट फील कराता है हम सबको, इसलिए हम बिलीवर हैं। बहुत तगड़ा सेंटेंस है ये, कोट करने जैसा। क्योंकि ये सच है, ये मैंने फील करा भाई। हर एक आदमी इस इंडस्ट्री में एक ना एक बार रिग्रेट फील कर चुका है, 110%। और इसीलिए वो बाद में बिलीवर बना। मतलब रिग्रेट होता है, इसलिए वी बिकम अ डाई हार्ड फॉलोअर ऑफ बिटकॉइन। हमें तब समझ में आता है कि हमने गलती करी थी, हमने इसे सही से पढ़ा नहीं, हमने इसे सही से समझा नहीं, हमने होल्ड नहीं किया, हमने पेशेंस नहीं रखा। फिर वहां से वो जो बिलीवर वाली जर्नी शुरू होती है ना, वहां से शुरू होती है। पहले दिन कोई बिलीवर नहीं हो सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। कोई पहले दिन हार्डकोर होल्डर नहीं हो सकता। हर एक ने गलतियां करी हैं और फिर गलतियां करने के बाद बिलीवर बने हैं। तो ये सबकी सच्चाई है भाई। तो फिर 2014-15 में आपने ये किया, फिर ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएशन तो शुरू किया 2022 के आसपास। नहीं भाई, मेरा कंटेंट क्रिएशन तो 2024 में शुरू हुआ है। मेरे को तो अभी सीख ही रहा हूँ आप सबसे। 2024 में शुरुआत करी। हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, आप भी जानते हो, अमन भाई। अरे उन्होंने थोड़ा समझाया कि यार आप अच्छा क्या बोलते हैं, सर्च करते हो, एनालाइज करते हो, ट्रेड करते हो, तो करना चाहिए। ओके। और वो पुश था भाई को, हमेशा थैंक्स बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे थैंक्स बोलता हूँ कि यार उन्होंने थोड़ा सा पुश दिया। तो अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। भरोसा भी नहीं था यार मेरे को तो कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अब भी भरोसा नहीं है कि कुछ कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पता नहीं भाई। लेकिन हाँ ये लगता है कि चलो शायद कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहेगा कभी, कि अगर कोई मास अडॉप्शन में होगा तो हाँ हम भी कुछ थे, कुछ हमने भी कंट्रीब्यूट कुछ तो किया। अब सातोशी ने जहाँ इतना बड़ा हम लोगों के लिए स्टेप रखा, तो शायद हमारा भी 0.0001% ही सही, हमने कुछ तो दिया। सही है, तो बस वही खुशी मिलती है। तो फिर 2015 से 24 के बीच में क्रिप्टो के साथ क्या रिलेशन रहा, ट्रेडिंग का, कि फिर कैसे क्या हुआ? भाई बड़ा ही मजेदार रिलेशन रहा। आते रहे, जाते रहे, रिग्रेट करते रहे, बिलीव करते रहे, फिर गए, फिर आए, तो ये चलता रहा 2-3 साल। 2017 की बुल रन में, क्योंकि 2017 की बुल रन में ना छोटा पैसा बड़ा हो गया, क्योंकि एक्चुअली वो बुल रन मजेदार थी बहुत। उससे पहले तो बिटकॉइन में बुल रन रही है, आल्ट कॉइन्स में तो कोई एल्ट सीजन आया नहीं, पर उस मार्केट में आया। मैंने याद है मुझे 2017 अप्रैल में मैंने डिजीबाइट नाम का कॉइन खरीदा था, DGB, ढाई बिटकॉइन का। और कुछ उसकी 3 महीने बाद सिंगापुर में कोई बहुत बड़ी कन्वेंशन थी और उसी करके वो प्रमोट हो रहा था, पंप हो रहा था। तो 77 बिटकॉइन बने 3 महीनों के अंदर। और 77 बिटकॉइन। वहां से थोड़ा सीरियस होना शुरू। उससे पहले तो 2 साल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही चल रहा है। मतलब 2 महीने कहते हैं इससे बढ़िया कुछ नहीं, 2 महीने कहते हैं इससे बकवास कुछ नहीं। तो ये चल रहा था 2 साल। फिर वो तुक्का था, मैं नहीं बोलूंगा कि वही टैलेंट था, वो तुक्के में लग गया। लेकिन जब तुक्का लग जाता है ना, फिर वहां से शायद अब सीरियस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 77 बिटकॉइन उस टाइम अराउंड 13-14 लाख कुछ ऐसा हो रहा था, 50-60 हजार की उस टाइम वैल्यू थी। 2017 में जुलाई की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बिटकॉइन पंप होना शुरू हुआ। नहीं मेरे ख्याल से ज्यादा थी, मतलब कुछ 30-1 लाख की वैल्यू थी। तो फिर वहां सीरियस हुए डिजीबाइट के बाद, फिर थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करा। फिर वो 77 बिटकॉइन के देखते ही देखते 50 हुए, 40 हुए, क्योंकि ट्रेडिंग करना शुरू कर दी बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज के। वो तो ओवर मोटिवेशन था ना कि हम तो पैसा हाथ में है, क्योंकि हम अपने आप को ये समझ बैठे कि एक बार 2.5 को 77 यही तो है, आसान ही तो है। अब ये 77 होंगे 200, वो 200 होंगे 2000, ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, अपुनिज भगवान। फिर वो आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। फिर देखते ही देखते वो अक्टूबर तक आते आते वो 77 बिटकॉइन ने कुछ मेरे ख्याल से 22-25 बिटकॉइन रह गए। कभी इस कॉइन, कभी उस कॉइन, कभी ये पंप चेस कर रहा हूँ, कभी वो पंप चेस कर रहा हूँ।
फिर थोड़ा रुकाना पड़ा कि भाई ये तो मजा नहीं आ रहा, ये तो यार गड़बड़ हो रही है, और उधर बिटकॉइन पंप हो रहा था। तो आइनर वाइज तो मैं प्रॉफिट में था, क्योंकि जो 6 महीने पहले मेरे पास 30 लाख थे वो अप्रोक्सीमेटली भी 50 लाख से ऊपर थे, लेकिन एक्चुअली मेरे पास 77 बिटकॉइन थे, और अब ये बन गए हैं जी 22-25 बिटकॉइन रह गए। तो वो अंदर से अब थोड़ी थोड़ी क्रिप्टो समझ भी आने लग गई थी। फिर वहां थोड़ा ट्रेडिंग में सीरियस होना शुरू करे कि सीखते हैं यार, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सीखे, आज भी सीख रहे हैं, आज भी गलतियां करते रहते हैं, पर हाँ मेजर गलतियां बंद हो गई। अब वो गलतियां नहीं करते कि पंप चेज कर रहे हैं। अब नहीं गलतियां करते हैं पर अब नहीं गलतियां करते, मात्रा कम होती जाती है एक्सपीरियंस के साथ। देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, डॉक्टर, टीचर और एडवोकेट और हम ट्रेडर्स, ये सीखते रहने का बिजनेस है, क्योंकि यार एक्सपर्ट इन चारों फील्ड में कोई हो ही नहीं हो सकते। रोज नई चीजें, हाँ, सीखते रहना, सीखते रहो, मजेदार रहोगे और गलतियां करो, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं आप 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो सकते, तो 100% एक्यूरेसी को चेस करने बिल्कुल मत जाओ। मैं तो बल्कि कहता हूँ देखो यार, रिस्क रिवॉर्ड को चेस करो। तुम अगर 10% की एक्यूरेसी ला रहे हो ना, लेकिन तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया, मजे कर जाओगे। तुम भाग रहे हो कि मेरी 80% एक्यूरेसी है, बिल्कुल ठीक है, पर रिस्क रिवॉर्ड क्या है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। एक बड़े अच्छे से दोस्त मेरे को कुछ एक्यूरेसी के ऊपर उन्होंने बताया और सारी चीजें हुई। मैंने कहा आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, हमारी इतनी नहीं है, हमारी एक्यूरेसी बहुत कम है, बल्कि हमारी तो 50% भी नहीं आती, हम 50% से भी नीचे एक्यूरेसी वाले हैं। लेकिन फर्क क्या है कि हो सकता है आपकी 10 में से 9 ट्रेड हिट होती हो, 1% 1.5% का आपका टारगेट हिट होता हो, पर एक स्टॉप लॉस हो सकता है वो सब कुछ ले जाता हो। हमारी 10 में से गलती से 2 या 3 हिट होती हैं, पर हमारी 60 ट्रेड का स्टॉप लॉस एक ट्रेड के प्रॉफिट का 3 गुना होती है। अच्छा। हमारा एक ट्रेड का प्रॉफिट 3 गुना बैठता है जाके। तो मेरा फोकस हमेशा से रहा कि भाई एक्यूरेसी नहीं ला सकते हम, ये मैनिपुलेटेड मार्केट है। और खास करके जब से हमारे श्री ट्रम्प साहब आए हैं तो असली मैनिपुलेशन तो शुरू हुई है। खेल रहे हैं ऐसे मार्केट के साथ। तो इस टाइम पे एक्यूरेसी इम्पॉसिबल है, तो एक्यूरेसी के पीछे नहीं भाग रहे। ये एक बहुत सही पॉइंट बताया आपने कि एक्यूरेसी, कई बार लोग बोलते हैं 80% एक्यूरेसी, पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है तो वो 20% आपका फंड ज्यादा ले जा सकता है। बिल्कुल। तो जो सुन रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, तो वो क्या होता है, थोड़ा लेमन टर्म्स में अगर समझना हो तो? क्यों नहीं। देखो एक ही चीज है, मेरे जेब में 1000 रुपए हैं, ठीक है, मैं उस 1000 रुपए में से 200 रुपए गंवाने को तैयार हूं, पर उसके बदले मुझे मिलेगा क्या? ओके। अगर मैं 200 रुपए गवा के 100 रुपए लेने जा रहा हूं तो नहीं यार, ये तो कोई फायदे की डील ना हुई। और 200 रुपए को रिस्क पे रख के और 200 रुपए लेने जा रहा हूं, तो क्यों जा रहा हूं? वो 200 तो पहले ही जेब में थे। बिल्कुल। तो एटलीस्ट 200 का रिस्क ले रहा हूं तो 400 चाहिए। ये रिस्क रिवॉर्ड तो मिनिमम होना चाहिए 1:2 का। और अगर आप और चीजें समझने लगे हो तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा करते जो 1:3, 1:4, 1:5। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं मार्केट को क्या खोने के लिए तैयार हूं, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। अगर बदले मिलने वाली चीज समझ में आ रही है तो रिस्क लो। हो सकता है आपकी 10 में से 60 ट्रेड गड़बड़ा जाए, पर अगर आपकी 3 लग गई तो हिसाब लगा लो। सही है, आप तब भी प्रॉफिटेबल हो। एक्यूरेसी, जबकि मार्केट कहेगी 30% एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं होती। बेशक अच्छी ना हो, पर आप तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो हमारा अच्छा है। सो जैसे आपने एग्जांपल बताया कि 200 का रिस्क और 200 का रिवॉर्ड, तो उसको बोलते हैं 1:1 रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो कितना रिवॉर्ड लेना है और कितना रिस्क में रखना है वो रेशियो, तो क्या आपके हिसाब से आइडियल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 1:2.5 के लिए जरूर जाओ। ओके। कोशिश करो और अपने दिमाग में बात लेके चलो कि आपको 60 से 65% जो है आप लॉस मेकर बनोगे, 40-45% की आपकी एक्यूरेसी रहेगी। ओके। और आपका अगर 2.5 वाला रिस्क रिवॉर्ड हिट हो रहा है, आप एट द एंड प्रॉफिटेबल ही निकलोगे। पेशेंस से खेलो बस। ओके ओके, परफेक्ट। अभी जैसे आपने 2017 की बुल रैली का बताया, तो क्रिप्टो मतलब हम जितनी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, वहां पे ना इट्स अ रेगुलर गेम, बट क्रिप्टो में पता नहीं लोग बुल रैली टू बुल रैली चेस करते हैं कि भाई इसमें जनरेशनल वेल्थ बना लेनी है, ये बना लेनी है। तो इस बार की बुल रैली आ गई है, आने वाली है, क्या आपको क्या लगता है कि चली गई? भाई देखो, मैं तो कहूंगा साल 2009 से क्रिप्टो में तो बुल रैली चल रही है। यहाँ तो रुकी ही नहीं है। बिटकॉइन आपके सामने कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया, छोटे मोटे करेक्शंस बीच में आए। अभी अगर बिटकॉइन की बात करूं तो मुझे तो लगता ही नहीं बिटकॉइन ने कभी कोई बियर मार्केट देखी है। अच्छा। वो तो चलता ही चला जा रहा है अपने रास्ते पे। देखो सीन क्या है, अगर अभी की भी करंट की बात करूं
तो हम ऑलरेडी बुल रैली में तो हैं। ओके बिटकॉइन 1,15,000 1,20,000 करके आ रहा है बिना बुल रैली, ये कैसे पॉसिबल? बुल रैली एग्जैक्टली क्या है? मार्केट में वेल्स वॉल्यूम लेके आते हैं, हम उसी को बुल मार्केट बोलते हैं। मार्केट में एवरेज दिन के मुकाबले बाकी दिन अगर वॉल्यूम आया तो वो बुल मार्केट है। तो बिना वॉल्यूम के बिटकॉइन 1,20,000 तो आया नहीं है, तो बुल मार्केट तो चल रही है। हम रिटेल इन्वेस्टर को इंतजार है अर्ल सीजन का, और हम उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बुल मार्केट वर्सेस अर्ल सीजन। बुल मार्केट रनिंग है, बढ़िया जा रही है, अभी और जाएगी। अर्ल सीजन कब आएगा? तो अगर पुराना हिस्टोरिकल डाटा उठाओ तो हर बार बिटकॉइन हाल्विंग के 400 से 500 दिन के पीरियड में आपको एक सेशन, एग्रेसिव सेशन आता है जहां अर्ल सीजन पागलों की तरह हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम इथेरियम आउट परफॉर्म कर रहा होता है बिटकॉइन को, और तब अर्ल चेस कर रहे होते हैं ज्यादातर इथेरियम को। नॉर्मल दिनों में आपने हमारे अर्ल सोचा इथेरियम वो बिटकॉइन को चेस कर रहा होता है, लेकिन एक पीरियड आता है 400 से 500 दिन के बीच का वो पीरियड, जहां पे अर्ल्स जो है आपके इथेरियम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इथेरियम आपको ताबड़तोड़ रैली दे रहा होता है, और वो अर्ल्स में भी रैली देखने को मिलती है। तो अगर इस लॉजिक पे जाओ तो हम उस पीरियड में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये वो पीरियड आ गया। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हाल्विंग के हम 400 प्लस दिन पे चल रहे हैं इस टाइम, तो हम उस पीरियड में ऑलरेडी एंटर हो गए। तो उम्मीद कर सकते हैं जल्दी हम एग्रेसिव अर्ल सीजन पे जाए। और वैसे ऑलमोस्ट पिछले 15 दिन में इथेरियम भागा है एकदम दबा के। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि यार अर्ल सीजन कब आएगा? मैं कहता यार ये कोई मुहूर्त तो है नहीं कि मुहूर्त के हिसाब से आ जाएगा। अर्ल सीजन उस दिन आएगा जिस दिन हम मैक्स पैनिक में होंगे, जिस दिन हमें मैक्स पेन मिल रहा होगा, जिस दिन हमारे जेब में या तो पैसे ही नहीं होंगे खरीदने की, या फिर शायद हिम्मत ही नहीं होगी खरीदने की। दो कंडीशन होंगी, या तो पैसे ही नहीं है क्या बाय करूं, या तो पैसे तो है पर और कितना ही बाय करूं, ये तो रोज ही गिरता है। तो एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन लिमिट खत्म, अब खत्म। और वो दिन इथेरियम जब वो 1380 गया है, वो दिन वो था। लोग पैनिक हो गए थे। भाई मैं भी था। हाँ, अपने ऊपर डाउट आ गया था, इथेरियम इतना जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो गया था। दुनिया कह रही थी क्या होगा। अरे हम खुद सेल्फ डाउट में थे 100%। हम खुद अंदर खाने लग रहा था कि यार ये भाई 1000 के नीचे टच ना क्रैश ना हो जाए। तो अंदर से डर आ गया था कि और जा रहा है। ठीक है, और हम कहें कि चीजें कब होंगी? तब होंगी। वेल्स आपको और मेरे को बेस्ट बाइंग नहीं करने देने वाले। वेल्स तो वो माहौल तैयार कर देंगे कि हम मैक्स पेन में आ चुके हैं कि बस अब नहीं हो सकता, अब यहाँ से सब कुछ खत्म है। तो कोई कितना भी झूठे मुंह कहते मैंने बाइंग करी, भाई पैसे बचे कहाँ थे बाइंग करने के? वही तो हमारे पास तो नहीं थे भाई। तू कौन सा बैंक लूट के लाया था यार? हम तो खत्म हो गए थे। और पे हम डर भी इतना रहे थे, पूरा डर था यार। क्या किसी को सजेस्ट करें? हम अपने आप को नहीं सजेस्ट कर पा रहे थे कि आज बाइंग कर ले। वो तो मतलब वो आपका पॉइंट सही है कि जब $1300 पे था, मैक्स पेन पे होता है ना, तब एक एंट्री पॉइंट होता है, पर हिम्मत नहीं होती या पैसा नहीं होता। लोग कहाँ बाइंग ज्यादा करते हैं? जब जैसे अभी ये टाइम सब कुछ बुलिश है, उधर इथेरियम भाग रहा है, उधर XRP भाग रहा है, उधर ये भाग रहा है, उधर वो भाग रहा है, बाइंग करते हैं सर, बाइंग करते हैं। मैक्स पेन में हम सब डर रहे होते हैं, और बस रैली में हम सबको पीछे छोड़ना, फोमो, और वो हम सब करते हैं। ये नहीं कि कोई नया आया वो करता है, अरे हम भी करते हैं। हम सब ने करी है। आज थोड़ा सा शायद वो इमोशंस कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन करी तो हम सब ने ये गलतियां। इवन मुझे याद है कोविड के टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ये टाइम आया था, मैक्स पेन वाला, और पता था कि ये वापस आ जाएगा, फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि भाई ले भाई। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, अब तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गई, ये जीरो हो जाएगी क्या? ब्लैक रॉक आ गया, पता नहीं क्या कुछ हो चुका है, अब जीरो हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। सब कुछ पता था, अंदर से पता था कि भाई ये एक दिन तो रिकवर होगी। लेकिन हिम्मत जवाब दे गई ना कि और कितना करें, कितनी डिप बाय करें? ये रोज ही डिप बाय कर रहे हैं। अब तो ट्रम्प साहब जब से आए डिप ही हो रही है भाई। वो तो भाई वो अगर मैसेज करते हैं ना कि बाय द डिप्स, तो बस फिर हो गया बाय द डिप। फिर समझ जाओ कि अब तुम्हारा पोर्टफोलियो नई डिप देखने वाला है, क्या बाय करोगे। इसमें आपने ब्लैक रॉक के बारे में बताया, तो ब्लैक रॉक ने क्रिप्टो में इस बार सबसे बड़ा नैरेटिव चला है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। बिल्कुल। और क्रिप्टो इतना फास्ट चेंज होता है कि रोज एक नया न्यूज, रोज नई चीज। तो क्रिप्टो ना नैरेटिव पे ज्यादा पुश होता है। बिल्कुल, कि कभी कोई DeSci नैरेटिव चल रहा है, RWA नैरेटिव चल रहा है, AI एजेंट्स का नैरेटिव चल रहा है। तो अभी जो हम बैठे हैं अगस्त 2025 में, आपके हिसाब से टॉप 3 क्रिप्टो नैरेटिव्स कौन से हैं? मैं अगर सिर्फ करंट बात करूं, अभी की बात करूं,
तो अभी रिसेंट डेज में डी साइंस के जो प्रोजेक्ट है पंप है, आपका बायो पंप हुआ है BIO, 1-2 प्रोजेक्ट हो रहा है, RSC रिसर्चर कॉइन पंप हुआ है। अगर मैं AI नैरेटिव में हूँ तो फ्लॉक पिछले 2-3 दिन से अच्छा खासा पंप हो रहा है, जीरी ब्रो पंप हो रहा है, कई सारे ये। तो करंट अगर अगस्त की बात करूँ तो डी साइंस नैरेटिव और AI एजेंट नैरेटिव ये फिर से वापस लीड कर रहे हैं। ओके तो ये महीना तो गया, लेकिन वही बात आप क्या हूँ कि भाई नैरेटिव यार ये फैशन है। कभी बेल बॉटम पैंट का आया, कभी स्वेट शर्ट्स का आया, तो ये फैशन है। एट द एंड आपको समझना होगा कि कौन सा फैशन है जो जबरदस्त है, ये टिकेगा, और कौन सा फैशन है ये महीने 2 महीने का खेल है, ये खत्म हो जाएगा। तो वो बस आपको समझना है। नैरेटिव है, पैसा बनाओ, पर उसके साथ इतना प्यार मत करो। RW स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे नैरेटिव भी होते हैं जो अंदर से हमें पता है ये 2-4 महीने 5 महीने ये सिर्फ हमें अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये रियलिटी में इनमें दम ही नहीं है। इथेरियम या बिटकॉइन को किसी नैरेटिव की जरूरत है क्या? हमेशा से चलता रहता है, हमेशा से चल रहा, हमेशा चलते रहेंगे। पर कुछ कॉइन आए जिन्होंने नैरेटिव बनाया और आज वो कहाँ है हमें खुद भी याद पता भी नहीं है। तो बस वही है, फैशन है। फैशन को कुछ दिन एंजॉय करो, उनके साथ दिल मत लगाओ। लोग दिल लगा बैठते हैं। वो कहते हैं डोंट मैरी योर बैग्स। तो उस तरह से आप मैरी करना भाई, बिटकॉइन से करो, मैरिज करो, इथेरियम से करो, आप हर किसी कॉइन से नहीं कर सकते हो। क्योंकि 2020-21 में NFTs ने नैरेटिव बनाया, फिर मेटावर्स ने नैरेटिव बनाया, अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है। मेटावर्स के कॉइन के नाम अगर आपको अभी हम एक दूसरे से पूछने लगे ना, हम पे 5 नाम नहीं गिने जाएंगे जो मार्केट में चल है अभी। हम खुद भी और पिछले सीजन में मेटावर्स की आग लगी पड़ी थी। मेटावर्स, हम डिजिटल वर्ल्ड में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज कोई बात ही नहीं कर रहा। हमें खुद को नहीं पता 5 प्रोजेक्ट जो एक्टिव है मेटावर्स में इस टाइम के एटलीस्ट कुछ किया कुछ आया हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे रीसेंट एक्टिविटी किसी की हुई हो, कुछ भी तो नहीं हो रहा, खत्म हो गया सब कुछ। AI एजेंट्स भी एक नैरेटिव आया था, पर जैसे आप बता रहे हो वो अभी भी AI थोड़ा टिका रहेगा क्योंकि ChatGPT और उसकी वजह से उसका रियल लाइफ यूज केस है। बिल्कुल। पर 50-70% यूज केसेस आते हैं जाते हैं। आपने बोला है देखो अभी के लिए, क्योंकि ये बातें हो रही हैं तो ये एक नैरेटिव अपने आप में, ये रहेगा या नहीं रहेगा देखते हैं। टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट बुक करते रहो, रहेगा 10% हाथ में रख लो, बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं रहेगा तो तुमने प्रॉफिट बुक कर रखे, बस उस बैग को लेके बैठे ही मत रहो। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हारे को ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई एक रैंडम कॉइन 10 पैसे का कॉइन 10 करोड़ का हो जाए। किस्मत और पता नहीं क्या कुछ साथ होना चाहिए। बुक करते रहो प्रॉफिट। मैं तो कहता हूँ, मैं भी नैरेटिव में खेलता हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम बुक भी करता हूँ। मतलब ऐसा कहा जाता है, आपका एक्सपीरियंस बताना, क्योंकि आपने 2017 की रैली देखी है, 21 की देखी है, 25 में बैठे हैं, कि बुल रैली प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम नहीं देता और अफसोस तभी रह जाता है। और क्रिप्टो का एक चीज बहुत क्लियर है, जो पैसा फियाट में कन्वर्ट हुआ वही आपका प्रॉफिट है। वर्चुअली जितने USDT दिख रहे हैं वो दिख रहा है, वो नंबर्स है। वो नंबर्स बढ़ते जैसे तेजी से जा रहे हैं वैसे तेजी से घट भी जाएंगे। आप जो आज दिख रहा है कि मैं 50% प्रॉफिट में, एक टाइम आएगा वही कॉइन आपका 90% लॉस में भी होगा। तो प्रॉफिट बुक करते रहो। टॉप कोई नहीं पकड़ सकता, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। इस बात को छोड़ दो कि मैं टॉप पे बेचूंगा, 1 पे नहीं बेचता, मैं 2 पे बेचूंगा। 1 पे बेच, 1.10 पे बेच, 20 पे बेच, ठीक है 2 पे बेचने का शायद मौका मिल जाए, उस पे भी बेच। ओके, क्या कहना है कि भाई 2 पे बेचूंगा। तो मानो एक कॉइन है $10 का चल रहा है और उसका मार्केट कैप 50 मिलियन के आसपास है, और मैंने बाइंग किया है, और वो कॉइन अभी $15-18 पे चल रहा है, और मुझे लग रहा है इट विल गो टू $30-40। तो कैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग, कैसे, क्या स्ट्रेटेजी आप हो तो क्या लगाओगे इसमें? मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी सबसे पहले, अगर मेरे को सही मार्केट कैप पे कॉइन हाथ आया है, नैरेटिव में दम है, बैकर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग और कुछ ठीक ठाक एक्सचेंज पे है, कुछ एक एक्सचेंज पे अभी तक नहीं आया, पोटेंशियल बची हुई है कि उधर भी आ सकता है, तो ऐसे कॉइन पे मैं एटलीस्ट 50 to 70% के बाद अपना प्रिंसिपल सबसे पहले सेव करूंगा। मेरा पहला फोकस रहता है कि प्रिंसिपल सबसे पहले बाहर करो। ठीक है, प्रिंसिपल बाहर हो गया, अब मैं इजी हूं, अब मैं प्रॉफिट को ड्राइव कर रहा हूं। अब यहां से आगे मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि 2x होने पे मैं 25% और बुक करूंगा। ओके, 2x हो गया, मैं 25% और निकलूंगा, वहां पोटेंशियल देखूंगा क्या चल रही है, क्या कुछ नया नैरेटिव सेट हो रहा है, क्या कुछ नई चीजें आ रही है, और क्या अभी भी कोई एक आध और ऐसी बड़ी एक्सचेंज बची है जिसपे लिस्टिंग पॉसिबल है, हुई नहीं है, बेशक ना हो, पर क्या मार्केटिंग करने वाली टीम को ये बात करने का मौका बचा हुआ है ना कि हम बिनांस पे आने वाले बोलने का मौका बचा है, तो अपन बैठे रहेंगे अभी कि अपने को अभी और ग्रोथ दिख रही है। आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, अभी मार्केटिंग करने का एक स्पेस है। अब कोई कॉइन
Binance टॉप है, लास्ट है, वहां पे पहुंच चुका है, Coinbase पहुंच चुका है, कुछ ऐसी नई एक्टिविटी हो नहीं रही है भाई, भी करेक्शन नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अब तुझे भी निकल लेना चाहिए। आप अपने पे डंप होने वाली है अब तुझ पे, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं है। अब वो क्या करेगा, नैस्डैक पे लिस्ट होगा, हो सकता हो जाए, लेकिन उसके लिए एक बुल रैली और चाहिए, ठीक है ना, इस बुल रैली में नहीं हो सकता। तब तक तो आपके पैसों से ही होनी है सारी तो चीजें। बेटर ये निकल जाओ। ओके, स्पेस है तो बैठूंगा, नहीं स्पेस है तो थोड़ा थोड़ा बुक करता रहूंगा। और हाँ, एक सर्टेन अमाउंट जरूर अपने पास हमेशा रखूंगा, जो या तो बिल्कुल जीरो हो जाए, या शायद किस्मत से यही वो 1000x कॉइन था जो मैं पहचान नहीं पाया, तो ठीक है 10% मुझे वो कमवा देगा जो पूरा 100 नहीं कमवा के दे सकता था। हाँ सही है। तो वो मतलब $10,000 का खरीदा, तो जैसे आपने बोला 50% भी पंप हो, 15,000 हुआ तो पहले 10,000 निकाल दिया, तो प्रिंसिपल सेफ, अभी जेब से कुछ नहीं गया। फिर जो पंप हुआ उसमें से 25%, और अब जो बचा है छोड़ दिया उसको 1000x। आपने लाला जी जो दुकानदारी करते हैं, राशन वगैरह काम, इनको जरूर देखा होगा, बिल्कुल बड़े पक्के हैं बिजनेस में, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि राशन जब आराम से ये पूरा मेरा साबुन का लॉट खत्म हो जाए तब मैं दूसरा लाऊंगा, ऐसा नहीं करते। वो रोज गल्ले में से रेगुलर माल भरते रहते हैं जी। अब आप अगर प्रॉफिट बुक करोगे नहीं तो दूसरे में डालोगे कैसे? उसमें डालने के लिए फिर कहीं नया बाहर से पैसा लाओगे और रिस्क लोगे। अरे उसको निकालो, इधर डालो, इसको निकालो, उधर डालो, रोटेशन में रखो, पैसा तेज ग्रो होगा, तुम रिस्क भी कम में रहोगे। ठीक है, अब एक ही में बैठा हूं, वो जब तक 100x होगा नहीं मैं निकलूंगा नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस करता जा रहा हूं, या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर से ब्याज पे पैसे ले रहा हूं। अरे अपने पैसे थे तो सही, वो क्यों नहीं यूज किए? हाँ सही है। तो ओवर द पीरियड $10,000 को से ही मैं दूसरे 5-10 कॉइन के ऐसा पोर्टफोलियो खड़ा कर सकता हूँ। कर सकते हो। और बड़ी बात यह है कि आप अब रिस्क भी कम हो चुका है, क्योंकि उधर 5,000 आपका प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है, तो रिस्क आप पहले से कम कर चुके हो अपना। तो घुमाओ, रोटेशन में रखो। बहुत से लोग बहुत बड़े इसलिए बने हैं क्योंकि उनमें जल्दबाजी नहीं थी। वो धीरे धीरे रोटेशन में रखा उन्होंने अपने पैसे, और ग्रो होते चले गए। तो हमें भी करना चाहिए। परफेक्ट। आप, मैं देखता हूँ आपके इंस्टा पे और वहां पे कोई भी न्यूज आती है, अपडेट आती है, तो ऑलमोस्ट आपके इंस्टा पे सबसे पहले या ऑलमोस्ट मुझे आपके वहां सुनने मिलता है। तो आपके नॉलेज सोर्स क्या है क्रिप्टो में? आप कैसे नॉलेज गेदर करते हो? कैसे R&D पे टाइम इन्वेस्ट करते हो? कैसे रहता है? भाई देखो, मैं बिल्कुल जीरो टैलेंटेड आदमी इस मामले में। नहीं यार, ऐसा नहीं, तो नहीं, मत ये बोलो। सच है, ये सच है भाई। बस मैं एक चीज बड़ा अच्छी करता हूँ, मैं मैनेजर बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने वो अच्छे अच्छे बच्चे अपने साथ हायर करे हैं, या उनके को सीखा है या सिखाया है, जो मेरे लिए फटाफट या हमारी कम्युनिटी के लिए फटाफट न्यूज पकड़ते हैं, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, फटाफट से मेरे सामने रखते हैं कि भाई ये एक चीज है जो अभी आई है और आपको इसके ऊपर ऐसे बोलना चाहिए। ओके भाई। तो अपन जीरो नॉलेज वाले आदमी, अपने को नहीं पता। नहीं, सच है भाई। और मैं हमेशा कहूंगा हर किसी को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। वो आपकी ह्यूमैनिटी है कि आप ऐसा बोल रहे हो। बाकी अभी बात हुई पॉडकास्ट से पहले, तो फेड क्या कर रहा है सब आपको पता है। जरूरी है। तो जीरो नॉलेज तो नहीं, आपसे काफी लोग सीखते भी है। पर ये तो मतलब ये स्मार्ट मूव है कि आप हर जगह थोड़ी पहुंच पाओगे। तो यू हैव अ टीम जो ये चीज करती है। तो क्या टीम साइज होगी अपनी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चे बहुत डेडिकेटेड है, बहुत सीरियस हैं। उनकी नजरों से एक भी चीज नहीं छूट सकती। वो ऐसे हैं जो मुझे कई बार पता लगता है कि ये न्यूज मैं कई बार उनसे डिस्कशन, अभी बीच में क्या हुआ था, एक न्यूज रूमर हुई थी कि अपने पवेल को रिजाइन करा दिया गया है, और मैं लिटरली पोस्ट करने वाला था, मैं उस टाइम ऑनलाइन बैठा था, मुझे इमीडिएट फोन आया फेक न्यूज है। अच्छा। और उस टाइम करंट टाइम पे करीबन बढ़िया इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल पे वो पोस्ट हो चुकी थी, और हमने उस टाइम जब सब पोस्ट कर रहे हैं, हमने डाले फेक न्यूज है, और वो करीब आधे 1 घंटे बाद पता लगी कि काशिफ भाई ने डाली फेक न्यूज है वो। तो वो वही फील आता है ना कि यार ये बच्चे कितने स्ट्रांग है यार, क्योंकि हमसे गलत न्यूज प्रमोट हो जाती, पता लगे कि कोई उसके चक्कर में लॉन्ग कर बैठता कॉइन को, कि भाई तो बड़ी तगड़ी न्यूज है, चलो जी बीटीसी को लॉन्ग कर लेते हैं, और फिर बुरे हाल हो जाते। तो मैं यार अच्छा काम हुआ, और वहां मुझे लगा कि यार मतलब अच्छा टीम अच्छा कर रही है, और यही चीज चाहिए थी इनसे। 300 या 30 हायर करने की जरूरत नहीं है, 3 काफी है अगर वो स्ट्रांग है। इफेक्टिवनेस चाहिए टीम की, वही चीज हो रही है। अभी पर्सनली कितना टाइम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हो? यार ट्रेडिंग में नहीं बोलूंगा, मैं सीखने में बोलूंगा। सीखने पे यस, रोज का 3 घंटा 4 घंटा अभी भी जाता है। जब भी मौका मिले, लेट नाइट मिले, सुबह मिले, और अपनी पहली पूरी कोशिश रहती है। जैसे मैं जब छोटा था तो बहुत शरारती रहे हम, मैं आप शायद सबसे शरारती रहे होंगे, लेकिन हमारी शरारतें तब साइड हो जाती थी जैसे ही पापा रूम में आते थे, है ना?
क्योंकि उनसे डर लगता था। हाँ, तो मेरा एक क्लियर कंसेप्ट है कि अगर ट्रेड करने बैठा हूं तो पहले पापा यानी कि बिटकॉइन को देखूंगा ओके, कि इनका मूड कैसा है आज। हाँ, अगर इनका मूड खराब है तो भाई अपन शरारत आज नहीं करेंगे, और अगर ये हैपनिंग मूड में है तो आज अपन शरारत कर लेते, थोड़ी सी कमा लेते हैं। तो ओके, वही पूरा दिन होता है कि भाई 3-4 घंटे ऐसा टाइम निकालता हूँ जिसमें मेजर टाइम बिटकॉइन पे लगाते हैं अपन, ओके, और टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं मैं बायस तो नहीं देख रहा हूँ, हाँ, आप लोगों को क्या लग रहा है, और फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि भाई ये ट्रेड बन सकती है आज, बीटीसी हम्म, का मूड या बीटीसी का फ्लो दिख रहा है। और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि भाई आज तो नहीं, आज पंगा नहीं लेंगे, आज हाँ। पापा का मूड ठीक नहीं है, ये थप्पड़ अप्पड़ मार सकते हैं, हाँ। तो आ रहने देते हैं। तो यही कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिंग अपने को पता है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, मतलब साइकोलॉजी को कंट्रोल करो। बिल्कुल डिसिप्लिन अगर नहीं होगा ना, कभी इमोशनल हो गए तो कभी ना कभी ट्रेडिंग अपने को बिल्कुल। लात मारेगा। तो आपके पर्सनल, अगर आप बोलोगे ऐसे टॉप 3 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग कि जो आप पर्सनली फॉलो करते हो कि भाई ये तो कभी ब्रेक करने ही नहीं है। भाई मैं जैसा कि एक रूल तो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर करा, मैं अगर ट्रेड करने बैठा हूँ, मैं बिना बीटीसी के ऊपर टाइम गुजारे मैं कुछ भी और नहीं करता। Done. आप मुझे कितना ही कह दो कि इथेरियम में कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है या ये हो रहा है, ठीक है हो रहा होगा, मैं पहले जरा बिटकॉइन को देख लूँ। हाँ, मेरा पहला फोकस ये है, क्योंकि मार्केट को लीड करता है, रूल करता है, बड़ा वॉल्यूम आया, अगर वहां हलचल हुई तो बाकी सब में हलचल आनी मजबूरी बन जाएगी। Yes. तो बीटीसी का मूवमेंट कैसा है, सबसे पहला रूल कि बीटीसी देखूंगा। दूसरा रूल कि मार्केट में वॉल्यूम का फ्लो कैसा चल रहा है, कोशिश करूंगा हीट मैप पे जाऊं, थोड़ा टाइम निकालूं कि मार्केट में वॉल्यूम कहाँ है, लिक्विडिटी किस साइड है। मार्केट में मार्केट मेकर्स ने लिक्विडिटी हंट करनी है, उनको जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी मिल रही है वो डायरेक्शन में अभी नहीं तो घंटे बाद, नहीं तो 4 घंटे उन्होंने मूव करना है। Yes. तो मैं जरा देख लूं वॉल्यूम किस साइड ज्यादा जा रहा है, लिक्विडिटी किस साइड ज्यादा जा रहा है, मेरी कोशिश रहती है वहां जाऊं। और फिर इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम नॉर्मल सी बातों पर टच करते ही हैं, लेकिन एक इंडिकेटर जिसमें मैं बड़ा मतलब लायबल फील करता हूँ कि यार ये बढ़िया है, मैं EMA 34 को थोड़ा लास्ट में जाके जरूर चेक करता हूँ, EMA 34 प्लस MACD, कि ये मुझे क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्या मुझे इस कॉइन में लॉन्ग की तरफ या शॉर्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर मार्केट दिखा को छोड़ रही है, होने को छोड़ वाला है तो आज छोड़ दो। तो ये 3 चीजें हैं जो इग्नोर नहीं होती हमारे से, ये तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, और कुछ करे ना करे। कोई आप कितनी सुपर न्यूज दे दो, कुछ भी आ जाए, ठीक है अच्छी न्यूज है, पर जरा देख तो ले मार्केट में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। तो जो आपने बताया 34 और MACD, वो क्या होता है? EMA 34 एक इंडिकेटर है जो आपको किसी भी टाइम फ्रेम में आप उसे लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाके या किसी भी एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हो, तो पिछली 34 कैंडल्स का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है वो EMA 34 लाइन है। ओके, EMA 34 इफेक्टिव है कि EMA 34 के ऊपर अगर कॉइन ट्रेड हो रहा है एंड कंफर्मेशन दे रहा है तो पॉसिबल चांस है कि आप एक शॉर्ट टर्म या स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग की साइड में, नीचे है तो शॉर्ट की साइड में कर सकते हो, बट आपको थोड़े से कुछ कंफर्मेशंस की रिक्वायर्ड रहेगी। नेचुरल सी बात है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना होगा, मार्केट मूव चेक करना होगा, पर EMA 34 आपको वो इशारा दे देता है कि मार्केट में आप शॉर्ट स्कैल्प या लॉन्ग स्कैल्प खेल सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो ये ट्रेडिंग व्यू पे करते हो आप? ट्रेडिंग व्यू पे मेजरली करता हूँ, एक्सचेंजेस पे भी यूज होता है, पर ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा व्यू ज्यादा अच्छा दिख जाता है। हाँ, वो थोड़ा यूजर ट्रेडर फ्रेंडली ज्यादा बना, ट्रेडर फ्रेंडली ज्यादा है, ये बात है। तो जैसे हमने नैरेटिव्स की बात करी, ट्रेडिंग की बात करी, तो अगर ये बुल रैली ऑलरेडी आ चुकी है हमारे हिसाब से, और जो आपने पॉइंट्स बताए बहुत कन्विंसिंग है और लग रहा है कि हम बुल रैली में खड़े हैं, तो मानो मैंने मिस कर दिया मैक्स पेन वाला पॉइंट, अब मुझे एंट्री लेनी है, तो आपके टॉप पिक्स कौन से हैं अभी, या आप किस पे नजर बिठा के बैठे हो कि भाई ये कुछ है? मैं ज्यादा कॉइन नहीं, बहुत लिमिटेड सा बोलूंगा, क्योंकि अब कुछ चीजें मिस भी हो गई हैं। तो एक तो RWA का नैरेटिव बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। RWA तो मतलब आपको जरूर जाना चाहिए, इवन आप लॉन्ग रन, ये भी कि अगली बुल रन के मैं रखूंगा या उसको रोटेट करूंगा, तब होल्ड कर सकते हो। हाँ, तो मेटावर्स की तरह गायब नहीं, वो ये गायब नहीं, RWA गायब नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये एजेंट्स का नैरेटिव कितना बड़ा बनेगा या इवन नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता डी साइंस का बनेगा नहीं, पर मैं RWA मैं भी श्योर हूँ ये बनने वाला है, ये बहुत बड़ा होने वाला। तो RWA पे ओंडो सबसे सुपर लीड कर रहा है, लीड करता रहेगा, ओंडो पे जरूर जाओ। फिर मैं L1s को कभी भी इग्नोर नहीं करता, L1s को आपको इग्नोर करने जैसा कभी है ही नहीं। आवालांच में बहुत सीरियस हूँ, प्रोजेक्ट जबरदस्त है, दमदार है, लगातार मैंने बाइंग करी, लगातार मैंने ग्रुप में सजेस्ट करा, बीच के रेट अच्छे थे, अभी तो खैर पंप हुआ पड़ा। फिर मैं नियर पे बुलिश हूँ, नियर बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये वो 3 कॉइन है जो मैं मतलब आंख बंद करके भी कहता हूँ कि हाँ आपको DCA करने चाहिए, राइट बाइंग आपको इसके अंदर बनानी चाहिए। ओके, आपको बहुत सारे DMs आते होंगे कम्युनिटी के, बहुत सारे आपके कम्युनिकेशंस रहते होंगे, तो इंडियन कम्युनिटी का माइंडसेट क्या लग रहा है? दे आर मोर ट्रेडर ओरिएंटेड माइंडसेट और होल्डर ओरिएंटेड माइंडसेट?
देखो इंडियन माइंडसेट जो है ना हमेशा से होल्डर है, हमेशा से, अभी से नहीं, हमेशा से है। अब वो गोल्ड की बात हो, वो शेयर्स की बात हो, वो सब कुछ है। एक सर्टेन बीच में टाइम आता है, गैम्बलिंग लोग करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो एक होता है फैशन चल रहा है। हाँ। तो अभी फिलहाल कुछ महीनों से जरूर फैशन चल रहा है, लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में ज्यादा कर रहे हैं, होल्डिंग कम कर रहे हैं, मानता हूँ। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव लॉन्ग रन में हमेशा से होल्डर्स का ही है। चाहे बिटकॉइन की बात करो, अभी आपने वो रिपोर्ट देखी हो कि इंडिया 2nd नंबर पे आया है। अरे बहुत शॉकिंग था वो, सबके लिए था यार, ये क्या हुआ? मतलब यूएसए नंबर 1 अंडरस्टूड, गवर्नमेंट खरीद रही है, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में कर रहे हैं, पर 2nd नंबर पे फिर भी रिटेलर्स ने इंडिया को 2nd नंबर पे खड़ा कर दिया। रीजन क्योंकि भैया इंडियन पहले से ही होल्डर्स है भाई। गोल्ड में तो करेंसी देशों के रिजर्व की बात होती है, अगर जरा इंडिविजुअल रिजर्व पे आ जाए तो शायद मुझे लगता है गोल्ड रिजर्व में भी इंडिया 2nd या 3rd नंबर पे ना आ जाए आराम से, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ये वो लोग हैं जो रखते हैं भाई। और ये बिटकॉइन को भी लेके बैठे हैं, ये इथेरियम को भी लेके बैठे हैं, ये एक एक करके और भी बहुत से कॉइन लेके बैठे हैं। हाँ फिलहाल थोड़ा फैशन जरूर चल रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग का या मीम कॉइन्स का या बाकी चीजों का, तो थोड़ा बहुत फैशन में लोग कन्वर्ट होते हैं, मानता हूँ, पर ये लॉन्ग रन में भाई ये होल्डर्स है। ये होल्डर्स ही हैं। और मेरे को पता, मेरे आते हैं मैसेज यार, मीम कॉइन ट्रेड कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं पता लगता है कि भाई बिटकॉइन है, इथेरियम है, थोड़ा है पर है। मतलब खेलना हो खेल लो जितना मीम में और उसमें, पर वो आपने सही बताया कि कल्चरली और ट्रेडिशनली वी आर अ होल्डर्स, मतलब सोना चांदी कुछ भी हो, वी लव टू होल्ड। भाई देखो इंडियन कम्युनिटी, हमारे पूर्वज, हम सब ने यार ये होल्डिंग शुरू से सीखी हुई है हमने यार, हमको हमारे को नई बात नहीं है। तो हम इस मामले में स्ट्रांग है, खाली इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, बस इंस्ट्रूमेंट बिटकॉइन हो गया गोल्ड की जगह। लोग कितना ही कह ले कि मीम कॉइन्स ये ठीक है, करते हैं, हम भी करते हैं, एंजॉय करते हैं, बीच में फन करते हैं, लेकिन यस एट द एंड हम होल्डर्स हैं, सारे हैं, इंडियंस तो है भाई। सही है। आप YouTube लाइव पे भी ट्रेड करते हो? हाँ जी करता हूँ। तो कौन सी चैनल पे करते हो? मेरा अपना चैनल स्पाई ऑन जेम्स। स्पाई ऑन जेम्स, तो किसी को लाइव ट्रेड करना हो तो मयंक भाई को स्पाई ऑन जेम्स पे फॉलो कर सकते हो। स्पाई ऑन जेम्स नाम कैसे आया? ये बड़ी मजेदार स्टोरी है भाई। तो हुआ क्या, मैं एक टाइम था, मैं फेसबुक पे बड़ा एक्टिव रहा करता था आज से कुछ साल पहले, और मैं ना रोज सुबह इथेरियम का रेट डालता था, $4 $5 से रोज सुबह, रोज। उस टाइम थोड़े बहुत इथेरियम मैंने भी ठीक ठाक होल्ड कर रखे थे। आज $4 4.04, मतलब कई महीनों तक चला। और फिर एक टाइम शुरू हुआ, मतलब उस टाइम इथेरियम कुछ $35-40 का पहुंचा। मैंने रोज का एक इथेरियम खरीदना शुरू करा और वो कई महीने चला, कई मतलब मेरे ख्याल से 8-9 महीने मैंने चलाया, और वो रोज अपडेट डालता था। तो कुछ लोग बोलने लगे यार, उस टाइम में इथेरियम उतनी हाइप नहीं थी कि इतनी बड़ी बात बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा भाई, और मुझे भी नहीं पता था। मैं तो जस्ट के बिटकॉइन के साथ साथ यार ये 2nd नंबर पे अच्छा कॉइन बताते हैं, इसको ले लेते हैं, तो शुरू करते हैं, जितनी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं वो करते हैं। मेरे वो स्टाइल चल रहा था और फेसबुक पे लोगों को पसंद भी आ रहा था। अब उस टाइम पे फील होने लगा कि यार ये एक अच्छा कॉइन है, स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और ये लोगों को पता लगना चाहिए। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत से है। और आज की डेट में क्रिप्टो 4 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है। तो पत्थर की तरह कॉइन्स है, लेकिन पत्थर में कुछ हीरे भी है। अब हर आदमी अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने फैमिली में वो हीरे नहीं ढूंढ सकता, तो ठीक है हम आपके लिए कोशिश करेंगे ढूंढने की। अच्छा। तो वी आर स्पाई ऑन जेम्स। हमारी कोशिश है कि हम आपको वो हीरे ढूंढ के लाएं और फिर आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और आपको देखें आपको क्या लगता है। बढ़िया है। तो यार जब लोग बिटकॉइन का बोलते थे कि खरीदो, तब यू यूज्ड टू डू विद द इथेरियम, मतलब वो आप कहते हो। तो अभी इथेरियम बहुत सारे हो गए? बहुत सारे तो नहीं यार, पर हाँ है। अच्छे, क्योंकि मैंने कहा ना, गलतियां तो करते रहे यार, फिर कभी ना कभी वो अंदर से एक फोमो, लालच, डर जाग जाता था, कभी कुछ गलती कर दी, कभी कुछ गलती कर दी। बट ठीक है, ओवरऑल मैं कभी रिग्रेट ये नहीं करूंगा कि मैंने क्रिप्टो में, मेरे पास काश 77 बिटकॉइन ही होते। हाँ। जितने थे वो भी ठीक थे, जितने हैं वो भी ठीक है, क्योंकि साथ साथ सीखते गए। गलतियां करना अच्छी बात है, क्योंकि वो गलतियां सिखा भी तो गई साथ में, और ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल ही है। क्रिप्टो ने एक बात तो समझा दी, अगर लॉन्ग रन के लिए आओगे लॉस नहीं खाओगे। हाँ 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने के लिए आ रहे हो तो फिर थोड़ा घुमाओगे, थोड़ा हो सकता है, बट लॉन्ग रन के लिए आओ, ये इंडस्ट्री आपको पैसा देती है। बिल्कुल। तो लाइव ट्रेडिंग में थोड़ा वो नहीं लगता कि लॉस कर दूंगा तो थोड़ा लोग क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत रिस्की नहीं है लाइव ट्रेडिंग? कर दूंगा क्या, होते हैं यार। अच्छा। मैं नहीं झूठ बोलूंगा भाई कि हमारे तो होते ही नहीं भाई, नहीं। 30 में से 18 दिन लॉस होते हैं, शायद 12 दिन प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन एट द एंड वही बात पे वापस आऊंगा, ग्रेजुअल एक्यूरेसी कम चलेगी, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि 30 में से 2-3 दिन लॉस होते, नहीं, 30 में से 18 दिन लॉस होते हैं हमारे,
पर एट द एंड हम फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं क्योंकि हमारे रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होते हैं। तो लॉस होते हैं, मेरी कम्युनिटी उस माइंडसेट के साथ आती है कि भैया आप रोज जीतोगे नहीं, आप सीखोगे, लेकिन अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर आप एक ग्रेजुअल प्रॉफिट बनाने आए हो तो बढ़िया है, लेकिन आप क्रिप्टो को 10% डेली की स्कीम समझ के आए हो तो भाई कुछ नहीं भूल हो सकता, जाओ। फिर कुछ नहीं हो सकता, कोई भी नहीं बना सकता। आप अगर ये सोच के आए हो कि मुझे मंथली कुछ 12, 13, 14% बनाना है, 12, 10% बनाना है, हाँ पॉसिबल है। आप लॉस, स्टॉप लॉस लगने के बावजूद भी एट द एंड फील करोगे कि 10% कमाने आया था यार, 15 कमा लिया, 17 कमा लिया। लेकिन जो दिन का 10 कमाने आते हैं ना, मैंने उनको साफ होते हुए एक बार नहीं कई बार देखा है। अच्छा। और महीना क्रॉस भी नहीं कर पाए, ऐसे देखा है। अच्छा। जो आए 10% कमाए और फिर 7वें 8वें दिन 9वें दिन 0, फिर डाला, फिर मतलब बहुत बार। तो ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं। मैंने देखे कई लोग की स्टॉक मार्केट में पिछले 2-3 साल से पैसा डाला है, मानो कि 1 लाख डाला तो 1,05,000 हो गया, 10,000 हो गया, और फिर क्रिप्टो में डाला तो 1 हफ्ते में बोलते हैं हो गया क्या डबल, हो गया। भाई आप 2-2 साल 5% रिटर्न, 10%, 20%, और यहाँ पे आपको चाहिए 100%। देखो रियलिटी क्या है यशोई, मैं आपको बताऊं, हर इंसान शुरुआत में से गैम्बलिंग का धंधा समझ के आया है कि 10 डालो और 20 ले जाओ 2 दिन के अंदर। ये तो वो स्कीम है, 21 दिन भी छोड़ जाओ तो 2 दिन वाला खेल चलता। और किस्मत से कुछ लोग प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो इस धंधे के अंदर है, लेकिन धीरे 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 समझ आती है कि हाँ भाई पेशेंस का गेम है। हाँ। इस इंडस्ट्री ने रिटर्न सच में ऐसे दिए हैं, नो डाउट दिए हैं, पर ऐसे रिटर्न के साथ ऐसे रिस्क भी साथ में शामिल होते हैं। अगर आप रिस्क के लिए तैयार हो तो पॉसिबल आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन आप रिटर्न तो चाहते हो पर रिस्क आप नहीं चाहते तो थोड़ा दिक्कत है, फिर नहीं मिल सकता। वही वो समझना लोगों को और समझाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी आप जैसे फैमिली गैदरिंग में इकट्ठे होते हो या नॉन क्रिप्टो फ्रेंड्स के साथ जब मिलते हो, तो आप एक लेवल पे जब जैसे आप क्रिप्टो को प्रमोट करते हो, मैं करते हो, तो हर कोई हमें क्रिप्टो गाय की तरह जानते हैं। तो क्या अभी भी फैमिली में है ऐसे माइंडसेट कि लोग क्रिप्टो को स्कैम ही समझते हैं? कि क्या बात, नॉन क्रिप्टो फ्रेंड्स के साथ क्या बात होती है? दिल की बात। देखो ये तो स्कैम आज भी समझते हैं, अच्छा। 2 साल बाद भी समझेंगे, 10 साल बाद भी समझेंगे। उसका रीजन बताता हूँ। एक राइट टाइम पे इन्होंने लिया नहीं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी, और एक टाइम पे आके इन्हें लगता है कि अब हम लेना चाहिए भी नहीं। ओके, ठीक है ना, कि अब तो गाड़ी छूट गई, भाई बहुत अब आगे तो हो निकल गया। गई। तो ये तब भी स्कैम बोलते थे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और आज इनको लगता है अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो आज भी स्कैम ही बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। ओके। उनको इनके वर्ड नहीं बदल सकते, क्योंकि देखो यार, इस दुनिया में गलत कौन तू और दुनिया में सही कौन मैं। तो ये वाली थ्योरी है भाई, ये कभी नहीं बदल सकती। तो और अच्छी बात यह है कि ये लोग स्कैम बोलते हैं, इसलिए और ज्यादा प्रमोशन होता है, इसलिए और ज्यादा बिटकॉइन या क्रिप्टो बार बार दिखाती है कि देख बेटा, बिटकॉइन को तो हर दूसरे महीने तीसरे महीने डेड बोला जाता है, और फिर वो वापस प्रूव करता है। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री है, तो ठीक है भाई, ये जितने स्कैम बोलने वाले, इसलिए तो क्रिप्टो भागती जा रही है, तो भागती रहनी चाहिए। आज ही काशिफ भाई ने शायद ट्वीट करी थी कि क्रिप्टो को कुछ 208 बार या उतनी बार डेड घोषित कर दिया गया है, और हर बार उसके बाद वो जंप हुआ है। और ये जो डेड घोषित कर दिया जाता है, मुझे लगता है यही फ्यूल करता है अगला पंप। आपने बताया ना कि रिग्रेट ही बिलीवर बनाता है, तो वो ही बात है, डेड बोला चलो और भागेंगे। भाई देखो क्या है ना, आपने रखे हुए है और कुछ एफर्ट नहीं, कुछ पेन नहीं झेला, 1 का 2, 2 का 4 हो गया ना, आप बिलीवर नहीं हो सकते। आप लकी हो, और एक दिन आएगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस कुछ करके निकलोगे। आपने एक्चुअली चीज समझी नहीं क्रिप्टो है क्या, आपका लक चला और उस लक को आप बस ठीक है थोड़ा सा बना के और निकल गए, और फिर वो गए कहीं नहीं हो। अब आ गया आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, जब और पैसा मिला के वापस लाएगा। और अभी तो थे किसी अच्छे कॉइन में, उस अच्छे कॉइन में आपने किस्मत से कमाया था, अब पकड़ोगे आप कोई कुत्ता बिल्ली कॉइन या कुछ भी ऐसा अनोखा सा कॉइन जो आपने और मैंने किसी ने पहले सुना भी नहीं था, और उसमें वो 4 रुपए भी लगाओगे और घर से 400 रुपए और भी लगाओगे, और फिर सब कुछ देखोगे, घुमाओगे। तो देखो यार, रिग्रेट जिसने किया है वो लॉन्ग रन में बना गया पैसा, और वही बिलीवर बन गया। जिसको रैंडमली पैसे बन गए वो लॉन्ग रन में पैसे रोक नहीं पाया। बिल्कुल। और जिसने 1-2 साल मुझे लगता है क्रिप्टो में दे दिया ना, उसको समझ में आएगा कि बिटकॉइन, इथेरियम यही है जो अल्टीमेटली ग्रो तो होते ही रहेंगे। देखो भाई, एडी भाई आप जानते हैं, आपने तो बल्कि पॉडकास्ट, एडी भाई हमेशा बोलते हैं कि बलिदान तो देना पड़ेगा, ठीक है, सबने दिया और सबको देना पड़ेगा। 2017 का टॉप वाले रोए, पूरा रोए, पर 2021-22 में मजे करे, खुश हुए। 2021-22 वाले रोए,
शायद अभी भी थोड़ा बहुत कुछ जगहों पे रो रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा बिटकॉइन वाले, एटलीस्ट इथेरियम वाले, वो तो हंसना शुरू हो चुके हैं। हाँ ठीक है ना? तो सिंपल बात ये है कि इस फील्ड में हर बंदा रोया है, और वही हर रोया हुआ आदमी बाद में खुश भी होया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप होल्ड कर पाए या नहीं, या आप डर गए, लॉटरी समझ गए, स्कैम समझ गए और निकल गए, और फिर अगली बुल रन में फिर पंप होता देख के फिर और नए पैसे, फिर से टॉप बायर बन गए फिर से रोते रोते बाहर निकल फिर गए। दोबारा यही है कि भाई बिलीवर तो आपको बनना पड़ेगा। आज बनो, अगली बुल रन में बनो, या उसकी अगली बुल रन में बनो, और जिस दिन बिलीवर बन जाओगे देख लेना पैसा अपने आप कमा जाओगे। सही बात है। आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, मतलब 2000 ऑलमोस्ट यू गॉट एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री 2014-15, और आज ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो उसमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें रग पुल हो गया, स्कैम हो गया? बहुत कोई सारे। एक ऐसा कि जो आपको याद है या मजा आ गया, क्या प्रोजेक्ट आपने बहुत मेहनत करके ढूंढा था? नहीं यार, बहुत सारे। एक आदमी मैं चलो रिसेंट का बोलता हूँ, ऐसे तो एक लाइन बहुत लंबी है। इसी जनवरी में मैं लो कैप जेम्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, और मुझे पता है इनमें रिस्क रिवॉर्ड है, जाएगा या बड़ा आएगा। फार्ट 0.01 मेरी कम्युनिटी ने बाय करा, और तब बाय करा जब वो किसी सिंगल एक्सचेंज पे नहीं था। हमने सीटस तब बाय करा, वो किसी सिंगल एक्सचेंज पे नहीं था। ब्रेट हमारी बाइंग 0.01 की, तो बहुत अच्छे बाइंग हमने करी। लेकिन हाँ, लॉस भी हुए, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट भी मिले जो बाद में कुछ नहीं कर पाए। इसी जनवरी में 2 प्रोजेक्ट पे एक साथ अपने पैसा डालना शुरू करा, एक फ्लॉक और एक आपका SCI हब। और दोनों पे ही कन्विक्शन अच्छी थी, क्योंकि दोनों ही लो कैप जेम थे, दोनों के बारे में कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। जितना थोड़ा बहुत नरेटिव, जितना थोड़ा बहुत बेसिक था, उसी के ऊपर हम पैसा डाल रहे थे। अब हुआ ये कि SCI हब खाली कर गया, डीलिस्ट हो गया, 0। और वहीं उसी महीने का फ्लॉक आज 5x तो अभी चल रहा है, और उम्मीद लग रही है अभी कॉइनबेस की उसकी लिस्टिंग की न्यूज आई है कल ही। एसेट मैनेजमेंट में वो आ चुका है। तो सिंपल सा सीन है, रग पुल तो होते रहेंगे अगर आप सर्च करने निकलोगे जेम्स को। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको हर कॉइन के ऊपर इतना पैसा नहीं डालना कि बाद में रोना पड़ जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, मेजर पैसा तो आपका बिटकॉइन में होना चाहिए, इथेरियम में होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का 10-20% रखो रिस्क टेकिंग के लिए। डालो आधा परसेंट, 1%, 2%, चला गया तो 2% जाएगा, आ गया तो 200% भी आ सकता है। तो अपने साथ वो 0.01 का फार्ट, 0.01 के बाद उसने $2 किया। मैं नहीं कह रहा मैं सारा $2 तक रखा, मैंने बीच बीच में बेचता गया, पर ऐसे SCI हब में 10 बार लॉस लेने को तैयार हूं उस एक कॉइन के सामने। सही बात है। तो ये ऐसे जेम्स स्पाइक करते कैसे हो? मतलब भाई इसके लिए सच बताऊं, ये तो गॉड ग्रेस या उनकी हेल्प है, क्योंकि हमने जिस टाइम पे फ्लॉक देखा ऐसा कुछ नहीं था, या फार्ट तो लिटरली बोलूंगा मैं, तो फार्ट के नाम पे सिर्फ थोड़ी बहुत वॉल्यूम दिखा पहले दिन, और मैं नाम अजीब है, ये नाम पे चल जाएगा। और उन दिनों में ना वो वही हो रहा था, वो वही फोमो चल रहा था, तड़कता फड़कता कुछ अलग ले आओ तो लोग मजे में। मैं बताऊं आपको, डे 1 पे जो भी हमने जेम सर्च करे हैं वो क्लियर गैम्बल था, क्लियर गैम्बल। ओके। लेकिन हमने 2x 3x 4x के बाद भी जिन्हें होल्ड रखा वो गैम्बल नहीं थे। मतलब वहां पे हमारे रिसर्च फिर कन्विक्शन पे था। हाँ, थोड़ा फिर लगा कि हम जो सोच रहे थे उसका 10-20% हुआ, मतलब हो रहा है, और सर्च करो और डीप जाओ। तो पहले दिन हमारे लो कैप जेम क्लियरली गैम्बलिंग था, सब गैम्बलिंग थे, चाहे वो फ्लॉक हो, चाहे वो SCI हब हो, चाहे वो फार्ट हो, चाहे वो विफ हो, चाहे वो सीटस हो, कुछ भी हो, हमारे वो हम क्लियर बोलते हो गैम्बलिंग थे। लेकिन जब वो एक टाइम आया कि हमने कहा कि नहीं यार, पूरा नहीं बेचते, ये 20% बेचते, बाकी 80 रखते हैं, वहां वो गैम्बल नहीं था। वहां कुछ कन्विक्शन आना शुरू हो गई थी कि भाई ये कर रहा है, ये कर जाएगा। तो अभी का टारगेट पूरा पैसा भी निकालने का नहीं, पूरा बेचने का नहीं है, सिर्फ वो प्रिंसिपल निकालेंगे टाइम टू टाइम। लॉस तो भाई खाए हैं, और लॉस से डर लगता ही नहीं। और मैं सबको बोलता हूँ कि तुम लॉस से डरोगे तो तुम्हें कैसे बिटकॉइन 9 रुपए या 10 रुपए में मिलेगा? तुम 9 रुपए 10 रुपए वाला बिटकॉइन कहते हो रिग्रेट कर दिया, मैं गारंटी लिखे देता हूँ, अगर तुम उस दिन होते भी ना तो भी नहीं लेते, और गलती से अगर ले भी लेते, चलो मान ले लिया, अरे नहीं रुकते इतना लंबा। हाँ, अरे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। डरो मत, रग पुल्स होते रहेंगे बस। हाँ, इसलिए डरो कि तुम्हारे जेब में थे $1000 और $1000 पूरा का पूरा किसी एक कॉइन में डाल दिया, वो करने से डरो, वो करने के सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं, बट ठीक है डालो यार, रिस्क लो। रिस्क नहीं लोगे तो कैसे मिलेगा तुम्हें बिटकॉइन, या कैसे मिलेगा तुम्हें इथेरियम? वो तो लेने पड़ेंगे। यस। तो जेम्स फाइंड करके किसी को आपके जेम्स की वो लेनी हो तो कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको फॉलो करने का?
टेलीग्राम पे हम शेयर कर रहे होते हैं, इंस्टा पे शेयर कर रहे होते हैं, एक्स पे शेयर हम तो पूरी Okay. कोशिश हर जगह ही शेयर करें। अच्छा फ्री कम्युनिटी में ही शेयर करते हैं, जो अपन Okay. खरीद रहे हैं वो अपन डाल रहे हैं। मैं क्लियरली अपना स्क्रीनशॉट डालता हूँ कि भाई देखो मेरे को लगा तो मैंने इसमें $100 डाले। मैं क्लियरली दिखाता हूँ कि मेरा कन्विक्शन इसमें $100 का ही है, बस सही है। तुम 1000 का मत ले बैठना, क्योंकि मैंने भी नहीं लिया है। हाँ तो वो मैं फ्री चैनल पे भी, हमारे बाकी से सब जगह डालता हूँ कि भाई मैंने ये कॉइन $100 का लिया है और देखते हैं क्या होता है। Okay. जब जब सेल करता हूँ वो भी डाल देता हूँ कि भाई इतना बेच रहा हूँ और आप देखो आपको आपका क्या डिसीजन लेना है। दुबई कितना टाइम हुआ? दुबई ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया मुझे। 2.5 साल। हाँ। क्या चेंजेस आए और क्यों ऐसा डिसीजन लिया दुबई का? यार दुबई ना आपको माहौल देता है, सही बताऊं। देखो इंडिया अगर आप नहीं, बहुत कुछ चीजें मिस करता हूँ, मन करता है, 100%। लेकिन ये दुबई एक माहौल देता है। आपको हर दूसरा आदमी बड़े ड्रीम्स देखता हुआ मिलता है, और इवन आप डरते नहीं हो अपने बड़े ड्रीम्स बताने में। हाँ इंडिया में डर सा लगता है, इसलिए नहीं कि कुछ हो जाएगा, अरे मजाक उड़ाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे मेरे ड्रीम्स को, मेरी बातों को। यहाँ वो डर खत्म, और हो क्या रहा है, हर दूसरा आदमी अपने से बड़ा दिखता है। हाँ यार, सीखने का मौका हाँ। मिलता है कि यार इससे बैठ के कुछ सीखूंगा, उससे बैठ के कुछ सीखूंगा। तो दुबई मेरे को सबसे जबरदस्त लगता है, अपॉर्चुनिटी सीखने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए। आपको हर दूसरा आदमी बड़ी बात करता हुआ मिलेगा, और वो उसके लिए कुछ कर रहा है, बैठा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि खाली बातें हो रही है। वो कुछ कर रहा है। यार आप दुबई में एक आम परिवार घर का रेंट 3 लाख 4 लाख रुपए भर रहा है, इंडियन करेंसी में अगर बात करो। जो आदमी 3 लाख 4 लाख रुपए भर रहा है, उसने कुछ उखाड़ लिया है ना अपनी लाइफ में, यानी वो सही पाथ पर तो चल चुका है, अब उसे और बड़ा करना है उसे। तो अगर ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, तो फिर तो मेरी सोच भी वैसे अच्छी डेवलप होती जाएगी ना। तो उस मामले में मैं दुबई को बेस्ट मेरा डिसीजन मानता हूँ। मेरा आना, मेरे बच्चों का आना साथ, और बहुत अच्छा पूरी हो रहा है। फैमिली? मैं पूरी फैमिली के साथ यही हूँ। स्कूलिंग कैसा? इंडिया जैसा कि? देखो इंडियन स्कूलिंग, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जब तक मैं वहां था मैं कहता था इंडियन एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, पर मैं यहाँ हूँ मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा। थ्योरेटिकली इंडिया और चाइना के बराबर ही एजुकेशन सिस्टम में कोई नहीं कर सकता, ये आज मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ। बट यस, प्रैक्टिकल के मामले में दुबई बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ पे थ्योरेटिकल पे उतना फोकस नहीं है। मेरी बेटी एज अ इंडियन पेरेंट, मेरी बेटी भी 10th में है। मैंने अपनी 10th पापा के डर से 24 में से 18 घंटे पढ़ते हुए बिताई है। मेरी बेटी मुझे 2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है यार ये क्या है, एक तो वो जेलेसी और एक वो बदला निकालने वाले मैंने इतना पढ़ा है, आप भी पढ़ो। लेकिन फिर जब मार्क्स आते हैं फिर लगता है यार अपन 18 घंटे करके क्या कर रहे थे, 2 घंटे करके वो कर रहे। इनका हमारा थ्योरी में हम रट रहे थे, इनके प्रैक्टिकल में क्लियर होते जा रहे। हम इंडिया में 80-90% ला पा रहे थे, और फिर भी कई जगहों पे हमें जॉब से आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। ये 80-90 नहीं लेके आते, ये 60-65-70 पे रह जाते हैं। पर ये हमसे बहुत आगे है अगर बात स्किल्स में आ जाए तो। मेरी बेटी के स्कूल में जेन्युइनली बोलूं, मैं माइनिंग, मेरा हाथ आज भी उतना स्ट्रांग नहीं है। मुझे माइनिंग के कई सारे बेसिक कंसेप्ट या टेक्निकल से मुझे आज भी नहीं पता। मैं गारंटी देता हूँ मेरी बेटी मेरे जैसे कईयों को धो डालेगी इस मामले में। वहाँ प्रॉपर उसकी 10th क्लास है, प्रॉपर ये पूरा कोर्स है। और वो इतना अच्छा डीप बात कर सकते हैं बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर कि मुझे शर्म आ जाएगी कि 10 साल हो गए मुझे क्रिप्टो में। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं कर पाता, मुझे नहीं पता। माइनिंग पे को पूरा अरे मैं हिल गया था यार। और गलती ये हो गई कि मेरी बेटी ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी टीचर के आगे कि मेरे पापा क्रिप्टो कंटेंट बनाते हैं। और जो वो मेरी क्लास शुरू हुई मैंने कहा गलती हो गई यार, कुछ और ही बोल देते यार, तो ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। और वो मेरी बेटी उस चीज के जो रिप्लाई दे रही, मैं घर आके फिर मैंने हो गया, मैं समझ में आया कि यार ये एजुकेशन अलग लेवल पे जा रही। दुबई फ्यूचर की तैयारियां करता है हर मामले में। बच्चे फ्यूचर है उनका, और वो तैयारियां कर रहे हैं, वो क्रिप्टो हो चाहे वो AI हो, जो भी फ्यूचर है उस पे ज्यादा सिखा रहे हैं। परफेक्ट। तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। श्योर। क्विक क्वेश्चंस, आपको 1 वर्ड 1 लाइन आंसर्स जो देने हो। तो आपके हिसाब से अभी सबसे अंडररेटेड कॉइन कौन सा है? नियर। ओके। 1 वर्ड फॉर इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी? सबसे स्ट्रॉन्ग। ओके। आपके फोन का सबसे ज्यादा यूज्ड ऐप एक्सेप्ट क्रिप्टो के अलावा कौन सा सबसे ज्यादा ऐप यूज करते हो? X एंड इंस्टाग्राम। ओके। और दुबई क्रिप्टो सीन के लिए 1 वर्ड? दुबई में जो क्रिप्टो का माहौल है उसके लिए अगर 1 वर्ड में आपको कुछ बोलना हो तो? पैशनेट है लोग यार। अगर क्रिप्टो में आप ना होते तो कौन सी इंडस्ट्री में होते? फूड ब्लॉगर होता है यार। बहुत फूडी हूँ भाई मैं। शायद आपने बीच में बनाए थे ना थोड़े। अभी मौका नहीं मिल रहा, मैंने एक अलग जगह कि भाई फूडी भाई वहां पे मैं जो यार मैं हूँ भाई, मैं बहुत गंदे वाला फूडी हूँ यार। तो दुबई के टॉप 3 डिशेस कौन से है यार आपके हिसाब से? भाई देखो शॉर्मा रोल तो सबको पता ही है, सब खाते ही हैं।
मैं मंदी बहुत पसंद है मेरे को यहाँ पे, Okay. ये बहुत अच्छी लगती है। क्या मंडी? मंदी मंदी। जैसे चिकन बिरयानी होती है हमारी, Okay. यहाँ पे मंदी होती है। लोकल अरेबियंस में जाओ, ट्राई अच्छा। करो, अच्छा लगेगा आपको। मुझे हमस के साथ जो हाँ। इनका खफूज ब्रेड होता है मुझे बहुत पसंद है, हाँ, और ये वो। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और आपका मुंबई मस्ती करामा में है, अरे और क्या नंबर उसकी पाव भाजी मैंने इंडिया में ऐसी नहीं खाई है। हाँ, मजा आता है। मैं हर तीसरा चौथा दिन वही हूँ, अच्छा। तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ यार। चलो बहुत बढ़िया। सबसे क्रेजी डीएम या कोई रिक्वेस्ट आई हो आपको? क्रेजी डीएम सर, मैं गे हूँ अभी भुवन बाम ने 2-3 दिन पहले डाला, और लिटरली मेरा मन करा कि मैं उसे लिखूं कि ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये मेरे को आ चुका देर से पहले। अरे। मैं बड़ा यूं हो गया, ये क्या लिख गया भाई तू। डोनाल्ड ट्रम्प इन क्रिप्टो ब्लेसिंग या केओस? केओस। नहीं यार, क्योस तो नहीं कहूंगा। ओके। ठीक है, बड़ी पावर आया है, बड़ी मछली आई है, बड़ी वेल आई है, तो पानी में उथल पुथल तो होगी। हम जी। प्रिपेयर्ड नहीं है उस उथल पुथल के लिए। ओके। बट क्योस नहीं कहूंगा, ब्लेसिंग्स भी नहीं कहूंगा। ओके। ब्लेसिंग्स क्योंकि बहुत से लोग लिक्विडेट होते हैं उसके एक एक स्टेटमेंट पे, अरे भाई। तो ब्लेसिंग्स तो नहीं है, तो क्योस भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में उसकी कुछ चीजें फायदेमंद रहने वाली है। जीनियस एक्ट है, बहुत सारे अभी जो लेटेस्ट उसके जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा रहने वाले हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। हाँ, बट बीच बीच में जो मैनिपुलेशन चल रही है उनकी, वो चुभती हैं। पूरे परिवार ने 7 पीढ़ियों के पैसे बना लिए सबके हैं भाई। बहुत अच्छे पैसे बनाए। अब सीन क्या देखो यार, मैं आपको बताऊं, ये टेबल है यार, हाँ। एक तरफ बैठा है अपने कमाने के लिए, और एक तरफ आप बैठे हो अपने कमाने के लिए। आप ये सोचो वो आपके साथ रहम करेगा क्यों यार, वो भी तो कमाने आया है, ठीक है ना। तो आपको साइकोलॉजी को समझना होगा, और आपको ये समझना होगा इस दुनिया में अगर कोई तेरी हेल्प कर सकता है तो वो तू खुद ही है मेरे भाई। कोई दूसरे के ट्वीट पे या किसी दूसरे की बात पे तुझे, ठीक है, तो उसको रेफरेंस दे सकता है 10%, हाँ, लेकिन 90% तुझे अपनी रिसर्च करनी ही पड़ेगी, 100%। तेरे को अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। तो यस, डोनाल्ड ट्रम्प गलत है, यस डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली गलत है, पर फिर 90% गलती हमारी भी है। हम फॉलो ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। हम चार्ट देख क्यों नहीं रहे। कुछ जगहों पे यस चार्ट हमें दिखा कुछ और रहे हैं, होता कुछ हो रहा है। कुछ जगहों पे होता है ऐसे, कुछ बार हुआ है, लेकिन कुछ बार हुआ है, रोज नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ गलती तो हमारी भी है ना, कि हम पूरी तरह से शायद सीखे नहीं और उतर गए। हाँ, पर वो कहा जाता है ना कि अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशंस लाने हैं तो सिस्टम्स बनाओ। एक सबसे अच्छी बात उन्होंने करी, जो रेगुलेशंस ला दिए, जीनियस बिल एक्ट, स्टेबल कॉइन बिल, जो सब पास करा दिया। बट डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से ही तो कंट्रीज में फोमो शुरू हो रहा है। 100%। इससे पहले कंट्रीज कहाँ बात कर रही थी कि क्रिप्टो रिजर्व की बातें होती हैं। आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा था, पर आज हो रहा है ना। तो ये रीजन डोनाल्ड ट्रम्प तो है ना इस बात के लिए। इसका लॉन्ग रन का फायदा तो मिलने वाला, लॉन्ग टर्म तो फायदा ही है, लॉन्ग रन में तो फायदा मिलने वाला। शॉर्ट टर्म में ठीक है, हम सब परेशान है। हाँ, यार बड़ी वेल है भाई, तो थोड़ा कुछ तो उथल-पुथल हो बलिदान जाएगी। देना पड़ेगा, देखो भाई देना तो बोलते पड़ेगा, हैं ना। बिल्कुल। आपके हिसाब से 2025 का डॉज कॉइन कौन सा होगा? मुझे ब्रेट लगता है यार, ब्रेट। अगर आपके पास एक पावर होती कि फ्यूचर का प्राइस देखो या कम्युनिटी को कंट्रोल करने की, तो कौन सा चूज करते हैं? कम्युनिटी को कंट्रोल करने को चूज करता है। इमोशन में बह के कई बार ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो गलत है। अच्छा, फ्यूचर प्राइस देख पाते तो फिर कम्युनिटी को फायदा होता कि फिर वो फिर भी अपना ही करते, कंट्रोल नहीं करते। देखो यार, अगर आपने फ्यूचर देख लिया ना, तो लॉजिकली आपने फ्यूचर बदल दिया है, क्योंकि जो आप देख के आ रहे हो वो आप जो उसके लिए एक्ट करोगे ना, वो होगा नहीं, वो बदल चुका है, ठीक है ना। तो वो जैसा है वो होने दो उसे, वो खुद होगा। अगर आप उसे करने की कोशिश करोगे ना, तो शायद वो कुछ और होगा। तो बेटर ये है कि अगर मुझे ये पावर मिले तो मैं कहूंगा कि मैं कम्युनिटी कंट्रोल करूंगा, उनके इमोशंस को, जो मुझसे गलतियां होती है, जो उनसे गलतियां होती है, उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। और अगर वो रुक गई ना, तो प्राइस हमें नहीं भी पता, हम तब भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके। आपका फेवरेट क्रिप्टो क्रिएटर कौन है आपके अलावा? बहुत सारे यार, मैं तो खैर बहुत सारे हैं, आप खुद हो। मैंने आपको आते ही बैठते बोला मुझे आपका लास्ट पॉडकास्ट बहुत पसंद आया था। मैंने लाइफ में शायद पहला पॉडकास्ट पूरा 1 गो सुना था, ठीक है। मुझे काशिफ भाई बहुत पसंद है, मुझे एडी भाई बहुत पसंद है, सुमित भाई बहुत पसंद है, मुझे अमन भाई का कंटेंट बहुत पसंद है, मुझे करण भाई का टेक्निकल एनालिसिस बहुत पसंद है। कई सारे हैं यार, रोनी भाई का अच्छा लगता है, कई सारे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो के टॉप 3 कॉइन्स कौन से अभी? बिटकॉइन नो डाउट सबसे पहला, बिटकॉइन नो डाउट। नियर मैंने अच्छी खासी होल्डिंग रखी हुई है नियर के अंदर। ऑन्डो में मैं बहुत अच्छा इन हुआ पड़ा हूँ। लो कैप जेम में एक फ्लॉक में बहुत ज्यादा अच्छा इन हुआ हूँ। फ्लॉक
लिया बहुत कम अमाउंट का था, पर इनडायरेक्टली वो करंट में मेरी पूरी पोर्टफोलियो का सेकंड आ चुका है, पंप होने की वजह से। इतना लिया नहीं था, बट लेकिन अभी उसकी वो वैल्यूएशन उतनी ग्रो हो गई। इतनी ग्रो हो गई है कि लिया तो मैंने सेकंड नंबर में नियर ज्यादा था, बट वो चलो अभी लॉस है, बाद में रिकवरी हो आप जाएगी। नियर बोलते मुझे अच्छा लगता है, मैंने भी मेरा स्ट्रॉन्ग टॉप 3 में नियर है, बहुत पर strong लॉन्ग था। टर्म कन्विक्शन है, हाँ, पर बिल्कुल। अभी मैं भी माइनस में चल रहा कोई हूं। कोई दिक्कत नहीं, देखो यार ये तो होना ही था, कोई ऐसा नहीं है हम ना तो बॉटम पकड़ सकते हैं ना तो लॉन्ग, पर कौन अच्छा मेरा एवरेज बाइंग है 4.49 है। और अभी 2.5 2.55 चल रहा है, पर आएगा आराम से। और जो नया एआई बेस्ड चेन बना रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो काम अच्छा बाइंग तो इवन मेरी 0.9 की भी है नियर में, लेकिन फिर भी मैं लॉस में हूँ, क्योंकि वो हुआ क्या, उस टाइम उतने फंड नहीं थे हाथ में, तो बहुत थोड़ी बाइंग थी। हाँ। वो बाइंग करने के चक्कर में कभी इधर कभी उधर, वो ऊपर, Average- तो एवरेज जो है मेरी अभी लॉस में है, लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके है यार, तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो ऊपर ही तो चलेगा। वही तो है हाँ। पेशेंस। अगर आपको एक ही कॉइन लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना हो, एक ही कॉइन, तो कौन सा होगा? सबको पता है यार। छोड़ो, इनवैलिड गलत क्वेश्चन, question। इनवैलिड क्वेश्चन है भाई। अगर एक ही पर्सन का नाम लेना हो ग्लोबली, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी आपको कौन सी लगती है? यार माइकल सेलर भाई, ये बंदा बवाल आदमी है यार। भाई साहब क्या माइंडसेट लेके चल रहा है। इससे सबके माइंडसेट चेंज कर दिए। शायद जो आज हम नरेटिव या ट्रम्प को जैसा होता हुआ देख रहे हैं, शायद उसकी वजह भी ये है कि जो उसने किया है ना यार, ये अनबिलीवेबल है यार। हर सोमवार को अब तो आदत सी पड़ गई है इसका ट्वीट देखने की। हाँ। और भाई ये बंदा मतलब इंस्पिरेशन है भाई। कितना बड़ा माइनस पोर्टफोलियो देखा है इसने, और कितना बड़ा प्रॉफिट पोर्टफोलियो भी देख रहा है। Yes. सेल तब भी नहीं किया, सेल आज भी नहीं कर रहा। मतलब एक सतोशी नाकामोटो लेवल का कन्विक्शन कैरी कर रहे हैं। अबरार भाई अभी वो गए थे ना यूएसए में, एक जो बिटकॉइन इवेंट थी जी, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी बात चल रही थी, तो वो बोल रहे हैं कि माइकल सेलर जब आया ना तो हॉल ओवरफ्लो हो गया था। बिल्कुल। मतलब हर कोई उतना एरिक ट्रम्प को देखने नहीं आए थे जितना इसके आने पे वो हुआ था। तो ये बंदे ने कुछ अलग ही लेवल पे, मैं देखो, या तो सातोशी या वितालिक या अच्छा सीजी या अब ये, मतलब ये वो लोग हैं जिनका मुझे लगता है कोई हेटर होगा। हाँ। यार ये तो इनके से कैसे किस बात पे हेट करें, क्या करें अब इनसे। मतलब इंडस्ट्री के लिए उन्होंने इतना किया है बिल्कुल। कि आप बोल नहीं सकते हो। एक टाइम पे डर लगता था एक्सचेंजेस पे, सीजी ने ऐसा डर खत्म करा लोगों का कि आप कितना भी रख सकते हो। एक टाइम पे लोगों को समझ नहीं आता था कि क्या होगा क्रिप्टो का फ्यूचर, क्या है इसका यूज केस। वितालिक ने ऐसा बना दिया कि लोग क्रिप्टो नेक्स्ट रेवोल्यूशन, और वो है। और सातोशी की तो हम बात ही क्या करें। वो तो भाई अपने को सिखाया क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। मतलब वितालिक का मैं पूरा स्टोरी पढ़ रहा था, और मैं अभी प्लान कर रहा था कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं, पर मुश्किल लग रहा है। तो उसमें वितालिक का पूरा केस स्टडी आया मेरे पास। उसने बिटकॉइन बिलीवर्स जो थे ना 2012-13 में, उनको कन्विंस किया कि बिटकॉइन को ही ऐसी बना देते हैं, पर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर उसने खुद ब्लॉकचेन बनाया, ये किया। मतलब बंदे ने बहुत कंट्रीब्यूट बहुत किया है, नेक्स्ट लेवल। मीम कॉइन्स, वैसे तो अपनी बात हो गई, मीम कॉइन्स फ्यूचर या बस हाइप? बस हाइप। एक एडवाइस जो आप नए क्रिप्टो ट्रेडर को देना चाहोगे 1 लाइन में? ओवरनाइट कभी कोई अमीर नहीं होता, टाइम तो देना पड़ेगा। परफेक्ट। तो यहाँ अपना रैपिड फायर क्लोज करते हैं। मजा आया। तो स्पाई ऑन जेम्स के साथ साथ आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप टीम से कंटेंट वो कर रहे हो। अगर अपन बात करें नेक्स्ट 4 to 5 years, स्पाई ऑन जेम्स का क्या विजन लेके चल रहे हो, कहाँ देख रहे हो, व्हाट्स योर रोड मैप? कुछ स्पेशल नहीं सोचा यार, ऐसा कुछ अलग नहीं सोचा कि स्पाई ऑन जेम में ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं यार। सीख रहे हैं, जो पता है वो सिखा रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोगों को सिखा सके, बस यही कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मिलियंस में जाना है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, नहीं यार, वो मेरे को आता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं वो कैसे करते, और वो मेरा काम भी नहीं। मेरा काम है सीखना, और जो थोड़ा बहुत सीख गया हूँ वो सिखाना। तो बस मैं उतना ही कर रहा हूँ और वो करता जाऊंगा। उसमें नंबर्स कभी सोचे नहीं, जेन्युइनली ये भी नहीं सोचे थे। हम तो जब चले थे हमें लगता था कि पता नहीं 1000, मतलब सीरियसली मेरे को 1000 नंबर्स, 10,000 वो नंबर इतने बड़े लगते थे, और अपने ऊपर डाउट होता था कि अपन ने करे, हमारे लोग हैं यार। तो ठीक है, अब नंबर्स वाली बात ही नहीं, क्योंकि जितना कम्युनिटी ने प्यार दे दिया, मैं तो वो भी डिजर्व नहीं करता यार। नहीं यार, ऐसे प्यार मिलता नहीं है। बहुत दिया यार, बहुत दिया, अनबिलीवेबल दिया। सो ऑलमोस्ट जो नॉलेज शेयरिंग चालू है वो चालू रहेगा, जो जेम्स हंटिंग करना है वो चालू रहेगा, कम्युनिटी को सिखाना, लाइव ट्रेडिंग, वो सब चालू रहेगा।
तो 2000 ये रैली या जो कहा जाता है कि 2025 के एंड तक, तो क्या लग रहा है, बिटकॉइन टॉप, इथेरियम टॉप कितना लग रहा है? मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे लगता है बिटकॉइन का टॉप 1,80,000 होना चाहिए। ओके। बट कैसी रैली बनती है, कैसा फोमो आता है, क्या कुछ ऐसा होता है जो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो 3 लाख भी बता रहे हैं, 5 लाख भी हाँ बता रहे हाँ हैं, हाँ। मिलियंस वाले भी हैं। बट मैं अभी मानता हूँ फिजिबल 180 150 ऐसा कुछ होना चाहिए। बट क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जो जैसे पर ये भागेगा तो ऐसा भागेगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। मौका ही नहीं जैसे देगा। 80-90 से 110 120 रेंज ऐसे पकड़ ली, पता ही नहीं चला। मार्केट मेकर्स ने तो लिक्विडिटी को हंट करना है ना। जब बिटकॉइन भागता है तो हीटेड रैली शुरू कर देता है कि लोगों को लगता है कि 1.30 से गिरेगा, शॉर्ट करता हूँ, 1.35 से गिरेगा, शॉर्ट करता हूँ। सेम इथेरियम ने भी यही किया रिसेंट में। तो ये जो शॉर्ट करने उतरते हैं बिना बस इमोशंस पे कि नहीं 1.30 पे तो गिरना ही है, क्यों, ऐसा क्या स्पेशल 1.30 पे? जो 1.20 25 से 1.30 तक वैसे ही आ गया, क्यों ऐसा हो जाएगा 1.30 से कि वो वापस से 60 चला जाएगा? हाँ क्योंकि 1.30 तक तो आ ही गया है ना। बिल्कुल। तो क्यों जबरदस्ती की हीट दिखा रहे हो, दुश्मनी दिखा रहे हो? रुको ना यार। और तुम जो दिखा रहे हो तुम ही नेक्स्ट पंप दे रहे हो, क्योंकि तुम ही तो मार्केट को लिक्विडिटी दे रहे हो, वो और होता चला जाएगा। तो सही वही है। है, जब पंप होना शुरू होता है तो फिर बिटकॉइन फिर तो दिखता ही नहीं, और लोग हीटेड रैली में लिक्विडेट होते चले जाते हैं। नियर का क्या टारगेट लेके चल रहे हो? यार मेरा नियर, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। भाई नियर मैं बहुत बुलिश हूँ यार, मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि 10x तो इजीली है यहाँ के रेटों से। हाँ। 10x तो मतलब पता भी नहीं लगेगा कब पहुंच गया। और शायद कुछ ऐसा कर जाए जो मैटिक ने शुरू किया था पिछली सीजन में। मुझे जेन्युइनली बोलूं, अगर कोई मुझसे पूछे ना पिछली बार तो मैटिक, इस बार कौन, मैं जवाब नियर। दूंगा नियर। ओके। इस बार नियर। और कुछ Perfect. ऐसा कर जाए जो हमने मैटिक कहाँ कहाँ सोचा था यार, मैटिक नहीं। ये करने वाला है। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है मैटिक पॉलीगन, अब मुझे ये लगता है नियर, हम बातें कर रहे हैं कि शायद 10x हो जाएगा, $20 $22, पर एक दिन आप और मैं हम शायद फोन पे बात करेंगे, भाई ये तो सोचा ही नहीं था, मयंक भाई, ये क्या हो गया। अच्छा वो हमने वो रखा था। तो भाई मैं नियर को, मैं क्लियर हूँ कि मैं नियर का कुछ परसेंटेज पार्ट तो चाहे बियर आए चाहे अगली बुलाए मैं रखूंगा, मैं नहीं निकाल रहा। वो कुछ होते हैं ना कि लाइफ टाइम साथ में रहेगा या बच्चों को देंगे, वो हाँ, वाला। ये वो वाला कंसेप्ट है मेरा भी कि कुछ अमाउंट तो ये रहेगा। हाँ। ये नहीं सेल करने के लिए नहीं है कुछ अमाउंट, सही बाकी है। ठीक है लेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, पर कुछ अमाउंट तो रखेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। तो वन एक ऐसी एडवाइस जिनको लास्ट कुछ शेयर करना चाहो, कि जिनको ट्रेडिंग को करियर बनाना हो या क्रिप्टो में जो मिस कर रहे चीजें, और मानो कि मैं जॉब कर रहा हूँ पर फिर भी मुझे क्रिप्टो में आना है, तो उनको क्या एडवाइस दोगे? कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो क्रिप्टो में तो जरूर आना चाहिए। हम चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हम गोल्ड बाय करते हैं, हमारे वो डेली लाइफ का हिस्सा है, हमारे हर कल्चर पर कुछ भी हो हम उसे, बिटकॉइन भी वही चीज है। आपको आना ही चाहिए। आपको जॉब करो कुछ भी करो, आप शुरुआत करो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉइन बिटकॉइन से शुरुआत करो, SIP करो, थोड़ा थोड़ा दो, ओवर द लॉन्ग पीरियड आप लॉस में कभी नहीं जाने वाले। धीरे धीरे चीजें सीखो, डीप जाने की कोशिश करो, इथेरियम लो, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर ट्रेडिंग की तरफ जाओ। ऐसा नहीं कि आज 10,000 रुपए लेके आए आज से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। एज अ न्यू कमर आपको होल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 साल के कन्विक्शन के साथ आना चाहिए कि ये ओवरनाइट आपको पैसा बना के नहीं देगा, लॉन्ग रन में बना के देगा। आप रुको, आप बिटकॉइन में रुको, आप इथेरियम में रुको, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फिर आपको मजा आने लगेगा, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। परफेक्ट। मतलब सूनर और लेटर अगर हम वो एज ए इंडिविजुअल एडॉप्ट नहीं करेंगे तो लाइफ इंडिपेंडेंटली क्रिप्टो या ब्लॉकचेन पे आपको ले ही आएगी। या अब तो ऑप्शन बचा ही नहीं यार, कहाँ है ऑप्शन आपके पास? अब कौन सा ऑप्शन? एक वर्ल्ड पावरफुल कंट्री अपने स्टेबल कॉइन्स उतारने पे चालू हो चुका है, ठीक है ना, वो रिजर्व बना रहा है, चाइना उसके ऊपर बातें कर रहा है। अब आपके तो ऑप्शन कहाँ बचा? अब भी नहीं करोगे तो फिर देखो बच्चों से गालियां सुननी पड़ेंगी। अब तो वो सिचुएशन आ गई है कि अब तुम यहाँ अब ना बोलने वाली सिचुएशन में हो ही नहीं। बिल्कुल अब नहीं बचा। मैं हर किसी को बोलता हूँ, अगर इस बार जो क्रिप्टो में नहीं आए ना, उनके पोते पोतिया गालियां देंगे, यार दादा दादी आए क्यों नहीं? उनके टाइम पे था। देखो आप अपनी जनरेशन के साथ गलत कर रहे हो। अगर अब भी आपको बात नहीं समझ में आ रही, नहीं आ रही थी पहले, ठीक है, हो सकता है आपके रीजंस थे, आपका कोई एक्सपीरियंस था, पर अब जो हो रहा है ना इस 6 महीने 1 साल में जो हुआ है, अगर अब भी आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप किसी के साथ नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन के साथ गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। और आपको बहुत रिग्रेट आपको होने वाला है, आपकी जनरेशन को होने वाला है कि हमारे दादा या दादी में ऐसा भी क्या एटीट्यूड था कि ये इतना सा तो रख देते हमारे लिए। एग्जैक्टली। मतलब जो 1980s में स्टॉक में हुआ, जिन्होंने तब स्टॉक खरीद के रखे, या बैंकिंग में हुआ, वो अभी क्रिप्टो में अपन
भाई देख- रियल एस्टेट में हुआ, वही क्रिप्टो में हो रहा है। यस और रियल एस्टेट और ये सब तो चलो एक फिर भी टेंजिबल टाइप का एग्जांपल है। हम्म। गोल्ड एक वो एग्जांपल है जो आप मिस नहीं कर सकते, और बिटकॉइन वही दूसरा एग्जांपल है। आप 100% ऐसे उसे डिजिटल गोल्ड नहीं कहते हो। यस यस तो आप, आई डोंट नो, आपने गोल्ड जब भी एक टाइम आया आपने बाय किया, जब भी आपकी वर्थ लगी, बिटकॉइन को क्यों इग्नोर कर रहे हो? बिटकॉइन 1 करोड़ का इसलिए, तो गोल्ड कितने का है भाई? नहीं खरीदते हो क्या? वही खरीदते हो फ्रैक्शन में ही ना? लेते हैं ना, लेते हो fraction में, तो ग्राम लो बिल्कुल। केजी का कहाँ और लेते क्या? हैं? क्या कौन जाता है जी आज चलो 1 किलो गोल्ड खरीद के लाते हैं? नहीं जाता ना। मैं तो कभी नहीं, हमारे पापा ने मम्मी ने तो कभी 1 किलो गोल्ड नहीं खरीदा। किसी ने नहीं हाँ, पर देखा वो होगा। वही लेते थे टाइम टू टाइम, जब उनको लगता था वो सेविंग्स करते थे। तो अब हमें अपने पेरेंट्स से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने टाइम में गोल्ड में इन्वेस्ट करा, हमें अपने टाइम के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये बात तो गलत है कि 1 करोड़ का हो गया तो क्या हुआ? सही है। डन मयंक भाई, बात करके बहुत मजा आया, और ऑडियंस को पता चलेगा बुल रैली का क्या सीन है, ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं, स्पाई ऑन जेम्स पे नए जेम्स कैसे आते रहेंगे। नहीं बिल्कुल भाई, और आप ऐसे ही बुलाते रहो यार, अरे और ऐसे ही हमें सिखाते रहो, ऐसे बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट करते रहो यार, मजा आता, सीरियसली मजा आता है थैंक यू। podcast में। नेक्स्ट ईयर फिर से जो बिटकॉइन 180 क्रॉस हो जाए, अपना नियर क्रॉस हो जाए, फिर वापस से बात डन करेंगे। बैठेंगे और जबरदस्त बातें करेंगे। डन मयंक भाई, मजा थैंक आया यू। इससे। चल, मजा आया।